वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 साइंस का सेकंड चैप्टर और इस चैप्टर की 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 2.3 द सेल इंटीरियर, यानी सेल के अंदर क्या होता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अ कोऑर्डिनेटेड वर्किंग सिस्टम। तो सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जो कोऑर्डिनेशन के साथ आपस में मिलजुल कर कम्युनिकेट करके वर्क करती हैं। आपने पढ़ा होगा ज़्यादातर जो सेल है उसमें 3 बेसिक पार्ट होते हैं। एक तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो ये बन गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अ सेमी फ्लूइड जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। अब इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक सेमी फ्लूइड मतलब ऐसी चीज़ जो ना ही पूरी तरह से लिक्विड है ना सॉलिड है, उसके बीच में कुछ है। तो जेली जैसा जो चीज़ होती है उसको हम सेमी फ्लूइड कहते हैं। तो सेमी फ्लूइड वाला मटेरियल इसके अंदर भरा होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, और इसमें होता है एक प्रोमिनेंट यानी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस। तो ये 3 बेसिक पार्ट होते हैं जिसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा है। इन एडिशन टू द न्यूक्लियस द साइटोप्लाज्म कंटेन्स सेवरल सब सेलुलर कॉम्पोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स। अब साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को तो कंटेन करता ही है, साथ ही में कुछ सब सेलुलर कॉम्पोनेंट को भी ये कंटेन करता है जिसको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। सब सेलुलर मतलब सेल के जो पार्ट्स हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं सेल के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो सब सेलुलर हो गई। तो जो साइटोप्लाज्म है वो कुछ सब सेलुलर कंपोनेंट को कंटेन करता है जिसको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर कोई चीज़ प्रेजेंट है, इधर कुछ प्रेजेंट है, इधर कोई स्ट्रक्चर है, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं जो इसी साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के अलावा भी प्रेजेंट होती हैं जिसको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। अलॉन्ग विद अदर सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। अब ऑर्गेनल्स के साथ साथ सेल के अंदर और भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो ऑर्गेनल नहीं होती लेकिन वो भी सेल का पार्ट होती है। मतलब जो ऑर्गेनल्स है ना वो एक्टिव होते हैं, कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। वहीं सेल के अंदर कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करती। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो कोई फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री के अंदर जो मशीन्स हैं वो ऑर्गेनल्स हैं। वहीं फैक्ट्री के अंदर कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो खुद एक्टिविटी कोई परफॉर्म नहीं करती, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। जैसे डस्टबिन है, डस्टबिन कोई काम नहीं कर रही होती, वो एक कोने में पड़ी है, उसके अंदर कोई चीज़ आपको कचरा फेंकना है तो डाल सकते हो। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं और इसके अलावा और भी सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट ऑफ विच आर ओनली विजिबल अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और ये जो सेल के कंपोनेंट्स हैं इनमें से ज़्यादातर ऐसे होते हैं जो आपको लाइट माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ही उनको आप देख सकते हो, यानी इतने छोटे हैं वो साइज में। अब चलिए एक्टिविटी 2.4 करते हैं। लेट अस स्टडी फिगर 2.10। ए में आपको एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल दिया है, यानी आमतौर से एक जो बैक्टीरियल सेल होता है वो कैसा होता है ये दिया हुआ है। बी वाले में एक टिपिकल प्लांट सेल दिया है और सी वाले में एक टिपिकल एनिमल सेल दिया है। यानी नॉर्मली बैक्टीरिया का सेल इस तरह से कुछ होता है, और नॉर्मली मतलब प्लांट में भी अगर हम बात करें तो कई तरीके के सेल होते हैं, लेकिन एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको दे दिया है कि किस तरह का सेल होता है। फिर सी वाले में आपको एनिमल सेल दिया हुआ है। अब यहाँ जैसे देख सकते हो कई सारे इसके पार्ट्स आपको मेंशन किए गए हैं। इसकी डिटेल आगे हम पढ़ेंगे, अभी जस्ट ये देख लो कि इसके अंदर कौन सी चीज़ प्रेजेंट है। तो ए वाले की बात कर लेते हैं, यानी बैक्टीरियल सेल की। तो इसकी सबसे बाहर वाली जो लेयर है, बाहर वाली जो कवरिंग है, उसको हम सेल वॉल कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, हालांकि आप मेंशन करके नहीं दिखाया है, लेकिन बैक्टीरियल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होती है। अभी ऊपर ही हमने देखा था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, यूनिवर्सल फीचर है सेल का। मतलब कोई सा भी सेल हो उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी। तो सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद एक ऑर्गेनल आपको दिख रहा होगा छोटा छोटा सा, राइबोसोम। अब यहाँ बीच में आप देख सकते हो सम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे उलझा हुआ सा, ये है न्यूक्लियोइड। देखो बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बल्कि न्यूक्लियस का जो मटेरियल है वो ऐसे ही फैला होता है, मतलब प्रॉपर पैकिंग के अंदर, कवरिंग के अंदर नहीं होता, बल्कि जो चीज़ न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है वो ऐसे ही बिना कवरिंग के, बिना पैकिंग के ऐसे बिखरी रहती है। बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये जो आप थ्रेड लाइक समथिंग देख रहे हो जिसको हम न्यूक्लियोइड कह रहे हैं वो जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल में डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, ये एक तरह के मॉलिक्यूल है। अभी डीएनए के बारे में तो आगे देखेंगे, जिसके अंदर क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। यानी जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंस्ट्रक्शन कैरी करते हैं। कैसे इंस्ट्रक्शन? जिस ऑर्गेनिज्म के वो सेल है उसमें डेवलपमेंट कैसे होगा, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, कैसे फंक्शन परफॉर्म करेगा, अगर उसको रिप्रोड्यूस करना है, अपने ही जैसे और नए ऑर्गेनिजम्स बनाने हैं तो वो कैसे होगा, उन सब का इंस्ट्रक्शन जो होता है उसी को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। अब तो एआई का ज़माना है, इसको आप रिलेट कर पाओगे। जैसे अगर आपको कोई इमेज या वीडियो जनरेट करनी हो एआई का यूज़ करके, तो आप क्या करते हो, प्रॉम्प्ट देते हो कि नहीं। वो प्रॉम्प्ट क्या है, इंस्ट्रक्शन है। जैसे आपको कोई इमेज बनानी है तो आप बताओगे ऐसी इमेज हो, उसकी ये क्वालिटी हो, उसके अंदर ऐसा ऐसा चीज़ हो रही हो, तो इंस्ट्रक्शन देते हो और एआई आपको क्या करता है,
इमेज या वीडियो जनरेट करके दे देता है। तो जिस ऑर्गेनिज्म का वो सेल है वो क्या काम करेगा, क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, कैसे डेवलपमेंट होगा, इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन उसके पास होना चाहिए कि नहीं। तो वही जो इंस्ट्रक्शन है इसी को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। फिर जो जेली लाइक सब्सटेंस है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर यहाँ बैक्टीरिया में आप देख सकते हो टेल लाइक समथिंग आपको दिख रहा होगा, जिसको अपेंडेज कहते हैं। ये लोकोमोशन में यानी बैक्टीरिया के मूव करने में हेल्प करता है, यानी इसी की वजह से वो मूव कर पाता है। फिर अगर हम प्लांट सेल की बात कर लें तो प्लांट सेल में भी सेल वॉल होती है, इसमें भी राइबोसोम होता है। ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट है। ये बड़ा सा एक खाली स्पेस आपको दिख रही होगी, वैक्यूल कहते हैं। फंक्शन अभी आगे हम देखेंगे, बस नाम देखते जाओ। सेल वॉल के अंदर वाली जो लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन आपको मिल जाएगी। प्लांट सेल में आपको न्यूक्लियस मिल जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर भी एक चीज़ होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। फिर न्यूक्लियस से लगा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, एक ऑर्गेनल होता है, इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। फिर इधर एक चीज़ आप देख रहे होगे माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सेल का पावर हाउस होता है। यहाँ भी जेली लाइक सब्सटेंस है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इधर यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होगे जिसको गोल्जी बॉडी कहते हैं। फिर एनिमल सेल की बात कर लें तो इसमें भी आपको सेल मेम्ब्रेन मिल जाएगी। सेल वॉल यहाँ पर नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम भी इसके अंदर है। और इसके अंदर एक और चीज़ होती है, इसको हम लाइजोसोम कहते हैं, ये प्रेजेंट है। अच्छा, यहाँ छोटा सा आप देख रहे हो वैक्यूल भी प्रेजेंट है, जो कि प्लांट सेल के अंदर ही काफ़ी बड़े साइज में है, लेकिन एनिमल में देखो कितना छोटा सा है ना, तो ये प्रेजेंट है। स्टडी द गिवन डायग्राम्स ऑफ बैक्टीरियल सेल, अ प्लांट सेल एंड एन एनिमल सेल, तो हमने देख ही लिया। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन देम, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। तो यहाँ पर आपने पार्ट्स देख लिए कि इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल प्रेजेंट है। फिर आपको यहाँ से जो ऑब्जर्वेशन हो उसको टेबल 2.1 के अंदर आपको लिस्ट भी करना है। अ बैक्टीरियल सेल लैक्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। अब जो बैक्टीरियल सेल है उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है बस वही ऐसे बिखरा हुआ पड़ा रहता है, जैसे मैंने आपको दिखाया, यानी वो किसी मेम्ब्रेन या कवरिंग के अंदर नहीं होता। इसी के साथ साथ जो बैक्टीरियल सेल है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते। अब इसका मतलब क्या, ऑर्गेनल सराउंडेड बाय दियर ओन मेम्ब्रेन्स, यानी ऐसे ऑर्गेनल जो मेम्ब्रेन से सराउंडेड होते हैं, यानी उनके पास मेम्ब्रेन होती है जिससे वो कवर्ड रहते हैं। तो बैक्टीरियल सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते। सच सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो इस तरह के जो सेल्स होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, साथ ही में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, जैसा कि बैक्टीरियल सेल होता है, तो ऐसे सेल्स को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी प्राचीन, पुराने जमाने का, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। अब आप सोच रहे होगे प्रिमिटिव न्यूक्लियस यानी पुराने जमाने का न्यूक्लियस, इसका क्या मतलब है। तो देखो, आज से बिलियंस ऑफ ईयर पहले जब अर्थ पे लाइफ की शुरुआत हुई थी तो उस समय जो सेल्स बने थे बिल्कुल स्टार्टिंग में, शुरुआत में, उसमें इतने ज़्यादा फीचर नहीं थे। बहुत सारी चीज़ें उन सेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं थी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जब स्टार्टिंग में मोबाइल लॉन्च हुआ था, मतलब आज से 20-25 साल पुराने जो मोबाइल फ़ोन्स हुआ करते थे वो इतने एडवांस नहीं थे, उनके अंदर उतने फीचर नहीं थे जितने आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन्स के अंदर होते हैं। तो इसी तरीके से जब अर्थ पे लाइफ की शुरुआत हुई तो शुरू में जो सेल्स बने वो इतने एडवांस नहीं थे, उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं थे। यहाँ तक कि जो न्यूक्लियस है, जो मेन सेंटर कहलाता है सेल का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था, यानी वो मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड नहीं था। बस जो जेनेटिक मटेरियल है वो बिना मेम्ब्रेन के ऐसे ही सेल के अंदर पड़े थे। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, P फॉर प्रोकैरियोटिक और P से पुराने जमाने वाले सेल जिसमें ज़्यादा फीचर नहीं थे। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज टेक प्लेस डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो सेलुलर एक्टिविटीज़ यानी सेल के अंदर होने वाली जो एक्टिविटीज़ है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में ही होती है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं नहीं जो अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें। तो जो काम अलग अलग ऑर्गेनल्स के अंदर होना था, अब क्योंकि वो है नहीं तो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में ही हो जाता है डायरेक्टली। इन कॉन्ट्रास्ट प्लांट एंड एनिमल्स हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेवरल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। वहीं अगर हम प्लांट और एनिमल सेल्स की बात कर लें तो इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मतलब प्रॉपर ये मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का मटेरियल है, ये सारा पूरा होता है। इसी के साथ साथ बहुत सारे जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनल्स जो मेम्ब्रेन में कवर्ड होते हैं, वो भी प्लांट और एनिमल सेल्स में होते हैं। सच सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। तो ऐसे सेल्स जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इसी के साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, और ऐसे सेल हमको प्लांट और एनिमल्स के अंदर देखने को मिलते हैं, तो इनको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस।
यानी यहाँ पर इन सेल्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस होता है, सचमुच जैसा न्यूक्लियस होना चाहिए, प्रॉपर डेवलप्ड वैसा रहता है। मोर डिटेल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स इज गिवन इन टेबल 2.2। तो कुछ और डिटेल आपको नीचे टेबल 2.2 में दी है, लेकिन उससे पहले हमको ये जो टेबल 2.1 दिया है उसको कर लेते हैं, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन दियर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम अलग अलग सेल्स को कंपेयर करेंगे उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो पहला जो सेल स्ट्रक्चर है वो है सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपने क्या पढ़ा है कि यूनिवर्सल फीचर है सेल का, हर तरीके के सेल में प्रेजेंट होता है। तो बैक्टीरियल सेल में ये प्रेजेंट होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पी, प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होगा। फिर बात कर लें सेल वॉल की, तो सेल वॉल बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होती है, अभी ऊपर फिगर में आपने देखा। प्लांट सेल में भी होती है, क्यों होती है रीजन भी हमने देखा था पिछले टॉपिक में। एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती, दैट इज एब्सेंट होती है। साइटोप्लाज्म ये तीनों तरीके के सेल में प्रेजेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस दैट इज जेनेटिक मटेरियल इंक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन। कहां पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल है वो मेम्ब्रेन से कवर्ड है। तो बैक्टीरियल सेल तो वही पुराने जमाने का खटारा सा सेल है, सही से न्यूक्लियस डेवलप ही नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, एब्सेंट है। बाकी प्लांट और एनिमल सेल के अंदर हाँ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, यानी जेनेटिक मटेरियल विदाउट मेम्ब्रेन अराउंड इट। जेनेटिक मटेरियल है लेकिन उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो प्रिमिटिव वाला न्यूक्लियस, पुराने जमाने वाला न्यूक्लियस कहाँ होता है, बैक्टीरिया में होता है प्रेजेंट। बाकी प्लांट और एनिमल सेल के अंदर ये एब्सेंट होता है, वहाँ पर वेल डिफाइंड वाला होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, तो जहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है वहीं पर आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी मिलेंगे, जैसा कि प्लांट्स और एनिमल्स में होता है। तो बैक्टीरियल सेल में तो होता नहीं, एब्सेंट होता है, प्लांट और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। टेबल 2.2 कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ कंपैरिजन दिया है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में आपको कैरेक्टरिस्टिक दी है, सेकंड कॉलम में प्रोकैरियोटिक सेल और थर्ड में यूकैरियोटिक सेल। प्रिमिटिव न्यूक्लियस, पी से प्रिमिटिव, प्री से प्रोकैरियोटिक यानी प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में एब्सेंट रहता है। डायमीटर ऑफ अ टिपिकल सेल, यानी आमतौर से जो सेल होते हैं उनका डायमीटर क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो डायमीटर है वो कम होता है, दैट इज 1 to 10 माइक्रोमीटर। वहीं यूकैरियोटिक का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक, ये 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म, तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है आमतौर से वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक ही सेल होता है। वहीं यूकैरियोटिक सेल जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है वो यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की बात कर ले तो मैंने आपको बता ही दिया था, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रो में एब्सेंट रहता है, यू में प्रेजेंट रहता है। विच ऑफ द सेल्स गिवन इन फिगर 2.10 फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो ऊपर जो 2.10 वाली फिगर है, तीन तरीके के सेल हमने देखा था, बैक्टीरियल, प्लांट और एनिमल सेल। तो प्रोकैरियोटिक पुराने ज़माने वाले तो वही बैक्टीरियल सेल हो गए। वहीं यूकैरियोटिक की बात कर ले तो ये प्लांट एंड एनिमल सेल्स ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। अब ये साइड में एक बॉक्स है उसको देख लेते हैं ज़रा, रेडी टू गो बियॉन्ड। अब जो वायरसेस, वीरोइड्स और प्रियॉन है ये ए सेलुलर होते हैं, मतलब इनके अंदर सेल्स नहीं होता। और ये क्या होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, मतलब ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप, और ये इतने छोटे होते हैं कि आपको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखेंगे। मतलब वायरसेस की अगर बात कर लें तो कुछ वायरसेस बहुत ही अच्छा वाला लाइट माइक्रोस्कोप होगा तो वहाँ दिख जाएगा, अदरवाइज ज़्यादातर जो वायरसेस हैं या विरोइड्स, प्रियॉन हैं वो आपको लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं दिखेंगे। इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। वायरसेस आर कंपोज्ड ऑफ सम जेनेटिक मटेरियल विद अ प्रोटीन कोड। तो वायरसेस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल के बारे में अभी मैंने आपको बताया ना, कि कुछ ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो ये बताते हैं सेल को कैसे ग्रो करना है, क्या काम करना है, कैसे रिप्रोड्यूस करना है। तो वायरसेस के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं और इनके ऊपर प्रोटीन की एक कोट होती है, मतलब प्रोटीन की एक लेयर होती है। अच्छा, कैसे इन्फेक्ट करते हैं ये भी आप सोच रहे होगे। तो ये जो वायरसेस है ना वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर इंटर कर जाते हैं, जैसे ह्यूमन के अंदर बॉडी के अंदर इंटर कर गए। अब किसी सेल के पास गए, वो सेल अपना बढ़िया काम कर रहा था, उसको जो इंस्ट्रक्शन मिला था पहले से उससे काम कर रहा था, ये जाकर कुछ और इंस्ट्रक्शन दे देता है। इसको ऐसे समझो जैसे कोई ऑफिस है, उसमें कई सारे लोग अपना कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहे हैं। अब एक बंदा आया और वो कहने लगा, अरे ये क्या काम कर रहे हो, बंद करो इस काम को, बल्कि ये वाला काम करो। यानी अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, अपना जो इंस्ट्रक्शन है वो उस सेल को देना शुरू कर दिया। तो बॉडी में वो सेल जो अपना कुछ काम कर रहा था, अब वो क्या करने लगा, वायरस ने जो इंस्ट्रक्शन उसको दिया उसको फॉलो करने लगा। और वायरस क्या करता है, कहता है मेरे ही जैसे, यानी मेरे ही जैसे वायरस की कॉपीज बनाओ। तो वो बनाने लगता है। फिर वो नए जो वायरसेस बने हैं वो दूसरे सेल्स के पास जाते हैं, उनको इन्फेक्ट करते हैं। इस तरह से जो इन्फेक्शन है वो फैल जाता है। तो वो सेल जो अपना कुछ काम कर रहा था, बॉडी का कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, अब वो क्या करने लगा, वायरस के लिए काम करने लगा।
तो इस तरीके से वायरसेस इन्फेक्ट करते हैं। अब जो विरॉइड्स हैं वो लैक करते हैं प्रोटीन कोट अराउंड इट्स जेनेटिक मटेरियल, यानी विरॉइड्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल तो होता है लेकिन प्रोटीन की कोटिंग इनके चारों तरफ नहीं होती। वाइल प्रियॉन्स आर मिसफोल्डेड प्रोटीन विच लैक जेनेटिक मटेरियल, वहीं प्रियॉन की बात कर लें तो ये मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं। देखो, प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है उसका अपना एक शेप होता है, जब यही शेप बिगड़ जाता है, नॉर्मल से कुछ हट के हो जाता है, तो हम कहते हैं ये मिसफोल्डेड प्रोटीन है। जो इसका शेप होना चाहिए था, जैसा ये दिखना चाहिए था, अब वैसा नहीं दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर बिगड़ गया है। तो जो प्रियॉन्स है वो एक तरह के प्रोटीन ही है, बस उनका जो शेप है वो नॉर्मल प्रोटीन जैसा नहीं है, मिसफोल्डेड है, गड़बड़ सा शेप है। इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। अब आप सोच रहे होगा जब जेनेटिक मटेरियल नहीं तो इन्फेक्शन कैसे करते हैं, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन होगा, वो इंस्ट्रक्शन सेल को देंगे, सेल उसी हिसाब से काम करेगा। तो जो असल में सेल को काम करना था वो कर नहीं रहा, दूसरा कुछ कर रहा है, तो प्रॉब्लम होगी ऑर्गेनिज्म के अंदर। लेकिन यहाँ तो जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं, सेल को कोई इंस्ट्रक्शन मिल ही नहीं रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है। देखो, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो प्रियॉन्स हैं, जो गड़बड़ वाले प्रोटीन है, ये क्या करते हैं, अपने आसपास जो अच्छे वाले प्रोटीन है उनको फोर्स करते हैं कि वो भी मिसफोल्ड हो जाए, उनका भी शेप बिगड़ जाए, वो भी खराब हो जाए। वो कहावत सुनी होगी ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो खुद तो गड़बड़ ही। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, खुद तो नहीं पढ़ते, अपने दोस्तों को भी पढ़ने नहीं देते, तो वही काम प्रियॉन्स कर रहे हैं। खुद तो है गड़बड़, आसपास के अच्छे वाले प्रोटीन को भी खराब कर दे रहे हैं। तो प्रोटीन बिगड़ेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। इसकी वजह से कई सारी बीमारियां होती हैं, यहाँ तक कि जो ब्रेन सेल्स हैं वो भी डेड कर जाते हैं, ऐसी बीमारी होती है। आई होप तीनों चीज़ें आपको समझ में आई होगी कि वायरसेस क्या है, जेनेटिक मटेरियल, उसके ऊपर प्रोटीन का कोट है। विरॉइड्स के अंदर प्रोटीन का कोट नहीं होता, सिंपल जेनेटिक मटेरियल होता है। वही जो प्रियॉन्स है वो एक तरह के मिसफोल्डेड प्रोटीन है, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। रेडी टू गो बियॉन्ड। इन यूकैरियोटिक सेल्स अ नेटवर्क ऑफ फाइन फाइबर्स फॉर्म्स द साइटोस्केलेटन। अब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक नेटवर्क होता है फाइन फाइबर्स का, यानी पतले पतले फाइबर्स, रेशे, धागे जैसी चीज, उसका एक नेटवर्क होता है जो कि बनाता है साइटोस्केलेटन। देखो, साइटो का मतलब होता है सेल, स्केलेटन मतलब कंकाल। जैसे हमारी बॉडी, एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो बोन्स का पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटन यानी कंकाल। तो स्केलेटन क्या करता है, एक तो सपोर्ट देता है हमारे स्ट्रक्चर को, जिसकी वजह से हम खड़े रह पाते हैं, बैठ पाते हैं, बेंड कर पाते हैं, बहुत सारे मोशन कर पाते हैं। दूसरा, ये प्रॉपर शेप देता है हमारी बॉडी को। तो ये सारा काम स्केलेटन का होता है कि नहीं। उसी तरीके से सेल में भी एक तरह का स्केलेटन होता है, मतलब उसमें बोन्स वगैरह नहीं होती, लेकिन पतले पतले फाइबर्स का एक नेटवर्क होता है जो स्केलेटन की तरह वर्क करता है। तो उसी को हम साइटोस्केलेटन कहते हैं। ये कहाँ होता है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। विच प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट। तो ये जो फाइन फाइबर्स का नेटवर्क है ये क्या करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल का शेप मेंटेन रखता है, एंड इनेबल सेल मूवमेंट एंड इंटरनल ट्रांसपोर्ट। और इसी की वजह से सेल का मूवमेंट हो पाता है। और जो इंटरनल ट्रांसपोर्ट है, यानी सेल के अंदर कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जानी है, तो वो इन्हीं फाइबर्स की वजह से हो पाती है। इट इज़ विजिबल ओनली अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज अ सेपरेट एंटिटी। ये चीज़ आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर अलग से दिखाई पड़ेगी, वरना साइटोप्लाज्म में ये होता है लेकिन आपको दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ करोगे तब आपको अलग से दिखेगा, हाँ ये साइटोप्लाज्म है। मतलब जैसे ड्रॉ करके मैं आपको दिखाऊं कि ये हमारा प्यारा सा सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, और यहाँ जो मटेरियल भरा है वो साइटोप्लाज्म है। तो फाइबर्स का ऐसे नेटवर्क आपको दिखेगा अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब जो साइटोप्लाज्म है वो स्टार्च को भी स्टोर कर सकता है, जैसा कि प्लांट सेल्स के अंदर हमको देखने को मिलता है। यानी प्लांट सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में आपको स्टार्च मिल जाएगा स्टोर्ड, और क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट और सिलिका इन सम प्लांट सेल्स, या फिर आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट या सिलिका के जो क्रिस्टल्स हैं वो मिल जाएंगे साइटोप्लाज्म में। ऐसा आपको कुछ प्लांट सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। दीज आर नोन एज सेल इंक्लूजन्स। इनको हम कहते हैं सेल इंक्लूजन्स। तो सेल इंक्लूजन्स बेसिकली ऐसे नॉन लिविंग सब्सटेंसेस हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर्ड रहते हैं। तो जैसे ये हमारा सेल है, इसके अंदर जैसे ये स्टार्च स्टोर्ड है, कैल्शियम ऑक्जेलेट या सिलिका ऐसे स्टोर्ड है, तो ये सब क्या है, सेल इंक्लूजन्स हैं। मतलब ये सेल के अंदर रहते हैं लेकिन ये ऑर्गेनल्स नहीं है। ऑर्गेनल्स के बारे में मैंने क्या बताया था, ये कोई एक्टिविटी करते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यानी सेल के अंदर वो चीज़ें जो कुछ फंक्शन परफॉर्म करे वो ऑर्गेनल्स हैं। ये कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, मतलब ये स्टार्च, कैल्शियम ऑक्जेलेट या सिलिका की बात कर लें, कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, बस सेल के अंदर ये स्टोर्ड रहते हैं, पड़े रहते हैं। तो इनको ऑर्गेनल तो कह नहीं सकते क्योंकि कुछ काम तो कर नहीं रहे हैं, सिंपल स्टोर्ड है। तो इसीलिए इनका अलग से हमने नाम रख दिया है, दैट इज सेल इंक्लूजन्स, यानी ऐसे नॉन लिविंग सब्सटेंसेस जो सेल के अंदर सिंपल स्टोर्ड रहते हैं। वो भी सेल में कहाँ पर, सेल के साइटोप्लाज्म में। 2.3.1 Why do eukaryotic cells need these organelles? क्वेश्चन ये है कि ये जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनको इन ऑर्गेनल्स की जरूरत क्यों है, क्या काम है इनका।
यूकैरियोटिक cells carry out various life processes in different cell organelles independently at the same time। तो देखो जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो कई सारे लाइफ प्रोसेसेस करते हैं, मतलब ऐसे प्रोसेसेस जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तो वो प्रोसेसेस यूकैरियोटिक सेल्स कैरी आउट करते हैं। कहाँ करते हैं? अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स के अंदर इंडिपेंडेंटली, मतलब इस वाले ऑर्गेनल के अंदर ये वाला काम होगा, उस वाले ऑर्गेनल के अंदर वो वाला काम होगा। इस तरह से अलग अलग ऑर्गेनल में अलग अलग काम अपना इंडिपेंडेंटली हो रहा है एक ही टाइम पे। इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई फैक्ट्री, उसमें अलग अलग मशीन लगी है, किसी मशीन पे कुछ काम हो रहा है, किसी मशीन पे कुछ काम हो रहा है। सेल ऑर्गेनल्स हेल्प इन बिल्डिंग न्यू मटेरियल्स। अब जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो क्या करते हैं वो थोड़ा सा आपको दिया है। नए मटेरियल्स बिल्ड करना हो, वेस्ट रिमूव करना हो, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना हो जिससे सेल काम कर सके, तो ये सारा कहाँ होता है? सेल ऑर्गेनल्स के अंदर होता है। अब ये जो ऑर्गेनल्स हैं वो एक साथ वर्क करते हैं टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ अ सेल, ताकि सेल के सारे फंक्शंस को परफॉर्म किया जा सके। इन अदर वर्ड्स, ए सेल इज लाइक अ टाइनी लिविंग फैक्ट्री विद ईच ऑफ इट्स पार्ट डूइंग ए स्पेसिफिक जॉब। यही मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, कैसे समझ सकते हो? सेल एक छोटी सी फैक्ट्री है, उसमें अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग अपना काम कर रहे हैं। अब चलिए एक्सप्लोर करते हैं इन्हीं स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स को, यानी ऑर्गेनल्स को, जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आता है न्यूक्लियस। ये क्या है? हाउस ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस। इसी के अंदर इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि भैया ये ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप होगा, कैसे इसके अंदर ग्रोथ होगी, क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, अगर इसको रिप्रोड्यूस करना है, अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिज्म बनाना है तो वो कैसे बनेगा, पूरा इंस्ट्रक्शन इसके अंदर होता है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कई सारी इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, उसको स्लाइड पे एक्सप्लेन करता हूँ। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, कोई लाइन मिस नहीं होगी, लेकिन स्लाइड पे, ताकि वहाँ पर इमेज वगैरह मैं लगा के आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। अब न्यूक्लियस में डबल लेयर्ड कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर्ड है। तो यहाँ इमेज में आप देख सकते हो, एक अंदर की तरफ लेयर है और एक ये बाहर की तरफ लेयर है, विच हैज़ पोर्स दैट अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटीरियल बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। अब इन्हीं मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, ओपनिंग होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये छोटा छोटा आपको पोर्स दिख रहे होंगे, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। तो किसी मटीरियल को न्यूक्लियस के अंदर जाना है या न्यूक्लियस से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में जाना है तो इन्हीं पोर्स के थ्रू जाता है। अच्छा, यहाँ पर इस इमेज के अंदर ये जो पर्पल वाला पूरा आप राउंड सा बॉल जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, यही न्यूक्लियस है। बाकी नीचे ये जो लगा है ये न्यूक्लियस नहीं है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसके बारे में आगे हम देखेंगे। आपको यहाँ दिया भी हुआ है कि ये इतना यहाँ तक ही सिर्फ न्यूक्लियस है। तो इसमें डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियर पोर हो गए, बीच में सेंटर में आप देख सकते हो ये न्यूक्लियोलस है, और यहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा जो होता है क्रोमाटिन। न्यूक्लियोलस इज द डेंस राउंड बॉडी इन द न्यूक्लियस। तो ये है हमारा न्यूक्लियस, इसी के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, जो कि क्या है? डेंस राउंड बॉडी है। डेंस यानी घना सा है, इसके अंदर जो मटेरियल है वो काफ़ी ठुसे हुए हैं और राउंड शेप है, गोल सा शेप है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। यहाँ पर होता क्या है? वेयर सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट्स टेक प्लेस। अभी जो हमने प्लांट और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखा था उसमें आपने देखा होगा राइबोसोम। तो राइबोसोम कैसे बनता है? ये एक सिंगल यूनिट की तरह नहीं बनता, बल्कि पार्ट में बनता है। इसके दो पार्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं राइबोसोमल सब यूनिट। ये जो राइबोसोमल सब यूनिट है, इसका जो सिंथेसिस है, ये जो बनता है वो इसी न्यूक्लियोलस में बनता है। तो ये देखो, न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोमल सब यूनिट बना, मतलब दो पार्ट, एक स्मॉल होता है, दूसरा वाला लार्ज होता है। तो ये दो यूनिट्स बन गई। अब बनने के बाद क्या होता है? दीज सब यूनिट्स देन एग्जिट द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म वेयर वन लार्ज एंड वन स्मॉल सब यूनिट असेंबल टू फॉर्म राइबोसोम। तो न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोमल सब यूनिट बनता है, यानी एक स्मॉल वाला एक लार्ज वाला, ये दो पार्ट बनता है, और बन के ये न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है, साइटोप्लाज्म में चला जाता है। साइटोप्लाज्म में आने के बाद एक लार्ज और एक स्मॉल जो सब यूनिट है वो असेंबल करते हैं, जुड़ते हैं, मिलते हैं और बनाता है राइबोसोम। तो ये देखो, स्मॉल वाला पार्ट और लार्ज वाला पार्ट ये जुड़ गए, कंबाइन कर गए, और अब जो पूरी चीज़ बनी उसी को हम कहते हैं राइबोसोम। तो ये जो राइबोसोम है वो दो चीज़ से मिलके बना है, यानी इसके दो सब यूनिट्स हैं, एक स्मॉल एक लार्ज। ये कहाँ बनते हैं, यानी सब यूनिट कहाँ बनता है? न्यूक्लियोलस में बनता है। बन के ये न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये दोनों पार्ट असेंबल होते हैं, जुड़ते हैं, और फिर जो चीज़ बनती है उसको हम कहते हैं राइबोसोम, जो कि एक सेल ऑर्गेनल है। अच्छा, इसकी एक स्पेशल बात, जो राइबोसोम है ना, वो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती।
द न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। अब जो न्यूक्लियस है उसके अंदर होता है क्रोमोसोम्स, जो कि हमको रॉड शेप स्ट्रक्चर की तरह दिखता है, लेकिन कब दिखता है? जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तब। अभी मैंने आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखाया था, तो उसमें ये बाहर वाली तो उसकी मेम्ब्रेन है, बीच में न्यूक्लियोलस है, लेकिन न्यूक्लियोलस के अराउंड जो रीजन आप देख रहे हो उसमें आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, धागे जैसी कोई चीज़ दिख रही होगी, इसको हम क्रोमाटिन कहते हैं। तो ये देखो क्रोमाटिन इस तरीके से थ्रेड जैसा होता है, उलझा सा। इस थ्रेड को अगर आप मैग्नीफाई करके देखोगे, जैसे ये इतना रीजन आपने मैग्नीफाई करके देखा, तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो थ्रेड आपको दिख रहा है ना, वो बना है डीएनए के मॉलिक्यूल से। ये आप देख रहे हो जो स्ट्रक्चर ना, ये डीएनए का मॉलिक्यूल है। तो लंबा सा इसका फाइबर होता है धागे जैसा, इसी में बीच बीच में एक तरह का प्रोटीन लगा होता है जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। तो डीएनए का मॉलिक्यूल और उसी के साथ साथ जो हिस्टोन प्रोटीन है, यही क्रोमेटिन के थ्रेड हैं, जो धागे जैसा आपको दिख रहा है वो है। तो नॉर्मल कंडीशन में इसी तरह से रहते हैं थ्रेड जैसे, लेकिन जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो ये अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। ये देख सकते हो रॉड शेप स्ट्रक्चर के फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, जिसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। अब होता क्या है, इस तरह से इन्होंने अरेंज कर लिया, अब इसकी कॉपी बनती है। जैसे ये है उसी की एक एग्जैक्ट कॉपी एक और क्रोमेटिड बनता है, फिर दोनों क्रोमेटिड ज्वाइन करके क्रोमोसोम बनाते हैं। ये इस इमेज में आप देख सकते हो, ये जो रॉड शेप स्ट्रक्चर है इसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। और ये किससे बना होता है? क्रोमेटिन ही आपस में कंडेंस होके क्रोमेटिड बना रहे हैं। और क्रोमेटिन किससे बना था? डीएनए से बना था। तो ये देख सकते हो डीएनए का मॉलिक्यूल, इसकी दो कॉपी हो जाती है, जिसकी वजह से एक जो हमारे पास रॉड शेप स्ट्रक्चर था दैट इज क्रोमेटिड, उसका बिल्कुल आइडेंटिकल, बिल्कुल जेरोक्स कॉपी, फोटो कॉपी एक और बन जाता है। फिर ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और ऐसा कुछ हमको देखने को मिलता है। तो ये जो फाइनल बना इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। और इसका शेप आप देख सकते हो एक्स जैसा है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया एक्स शेप्ड क्रोमोसोम्स। तो आपकी बुक में जो फिगर दी है ना ये क्रोमोसोम की, तो ये ऐसे बनता है। मतलब ये बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को और मैग्नीफाई करें तो ऐसा कुछ दिखेगा, बीच में न्यूक्लियोलस है, उसके अराउंड है क्रोमेटिन। वैसे तो ये क्रोमेटिन ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहता है, लेकिन जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो यही जो क्रोमेटिन है ये पहले अपने आप को रॉड शेप स्ट्रक्चर के फॉर्म में अरेंज कर लेगा, फिर इसकी एक कॉपी बन जाएगी, वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और बन जाएगा क्रोमोसोम। तो ये देखो दिखा रहा है कि क्रोमोसोम जिस चीज़ से बना है उस थ्रेड को अगर हम खोलें तो ये निकलेगा बीच में से, यानी वो डीएनए से बना है। डीएनए के धागे ही लपेट के क्रोमोसोम बना है। और सिर्फ डीएनए का धागा ही नहीं है, उसमें प्रोटीन भी साथ में अटैच्ड है, हिस्टोन प्रोटीन। तो ये इस इमेज में देखो, यहाँ से भी आपको अच्छे समझ में आएगा कि आप देख सकते हो ये डीएनए का मॉलिक्यूल है। इसको और छोटा करके देखें तो हमको थ्रेड जैसा दिखेगा, इसी में हिस्टोन प्रोटीन लगे होते हैं। अब यही आपस में देखो इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, आपस में से लपेट के स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। वैसे जो क्रोमेटिन है वो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहता है, लेकिन जब सेल डिवाइड करने वाला होता है तो ये अपने आप को अरेंज कर लेता है। पहले ये ऐसे कॉइलिंग हो जाएगी, फिर ये और अच्छे से कॉइलिंग हो जाएगी और ये इस तरह से क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। अब ये क्रोमोसोम्स है क्या, इनका काम क्या होता है? तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, अभी मैंने आपको बताया क्रोमोसोम कैसे बने होते हैं। यही डीएनए का थ्रेड होता है, साथ में प्रोटीन लगा होता है, वही आपस में लपेट के क्रोमोसोम बन जाता है। मतलब क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, और डीएनए क्या एक तरह का जेनेटिक मटेरियल है। और जेनेटिक मटेरियल के बारे में मैंने आपको बताया क्या होते हैं, ये इंस्ट्रक्शन होते हैं कि भाई ये जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे डेवलप करेगा, क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, इसकी पूरी जानकारी होती है। तो क्रोमोसोम के अंदर इंफॉर्मेशन होती है जो कि पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में जाती है। यानी इसको सिंपल से ऐसे समझो, जैसे ह्यूमन की बात कर ले, इंसान कैसे बनता है। तो ह्यूमंस के दो पेरेंट्स होते हैं, एक मदर, दूसरा फादर। मदर के पास होता है ओवम, जिसको हम एग भी कहते हैं, और फादर के पास होता है स्पर्म। तो ये जो ओवम और स्पर्म है, जब ये आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, और क्या बनता है, आपने सब पढ़ा है, ये बनता है जाइगोट। जाइगोट एक सिंगल सेल है। अब यही जो जाइगोट है ये डेवलप होके, ग्रो होके एक इंसान में बदल जाता है। मतलब ज़रा आप सोचो कि एक सिंगल सा सेल है, उसको कैसे पता कि हमको डेवलप होके इंसान बनना है, जिसके दो हाथ हो, दो पैर हो, ऐसे फेस हो, ऐसे बाल हो, यहाँ पर आंखें लगी हों। मतलब ह्यूमन में जो भी फीचर है वो कैसे पता होता उस जाइगोट को। तो बात ये समझ में आई कि उस जाइगोट के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन होगा जो ये बता रहा होगा कि ये जो सेल है वो डेवलप होके इंसान ही बनेगा, कोई डॉग, एलिफेंट या कोई बर्ड नहीं बनेगा। तो यही जो इन्फॉर्मेशन है वो डीएनए है। और ये इन्फॉर्मेशन आई कहाँ से होगी?
जैसा भी मैंने आपको बताया कि ये जाइगोट कैसे बना, मदर और फादर के रिप्रोडक्टिव सेल से मिलके, मतलब ये इन्फॉर्मेशन मदर और फादर से आई होगी, यानी पेरेंट्स से आई होगी। तो क्रोमोसोम्स के अंदर कैरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन होती है, यानी पेरेंट्स कैसे हैं उसी जैसा उनके जो बच्चे हैं वो हों। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे इंसान के बच्चे इंसान होते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम अपने आप को देखें तो हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने पेरेंट्स से मिलती है। जैसे हो सकता है आपका जो फेस है वो आपके फादर जैसा हो, या आप देखने में अपनी मदर जैसे दिखते हो। आपके आई का जो कलर है हो सकता है फादर जैसा हो या मदर जैसा हो। आपके हेयर कैसे हैं, हेयर का कलर कैसा है, मतलब हेयर स्ट्रेट है कि कर्ली है, किस कलर के हैं, ये अक्सर मैच करता है ना कि फादर जैसे हेयर है कि मदर जैसे हेयर है। तो ये मैच क्यों करते हैं? क्योंकि पेरेंट्स के जो कैरेक्टर थे वही हमारे अंदर आए हैं। तो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं, यानी उनके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उनके अंदर फीचर कैसे हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन क्रोमोसोम्स में होती है। और ये जो क्रोमोसोम्स है वो डीएनए से बना होता है, तो हम कह सकते हैं डीएनए के अंदर ये इन्फॉर्मेशन होती है। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड स्पेसिफिक प्रोटीन। ये मैंने आपको बता दिया था क्रोमोसोम कैसे बनता है। डीएनए होता है, उसी में स्पेसिफिक प्रोटीन जिसको हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं वो लगा होता है, यही आपस में लपेट के पूरा क्रोमोसोम बनाते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, वही कोड। द फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। अब डीएनए के जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं, यानी डीएनए में भी अलग अलग पार्ट होता है, उस अलग अलग पार्ट में अलग अलग इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे मैंने बताया डीएनए क्या एक जेनेटिक मटेरियल है, उसके अंदर पेरेंट्स के कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन होती है, यानी पेरेंट के स्ट्रक्चर कैसा है, उनके अंदर फीचर कैसा है, वो सारा कुछ किस में होता है, डीएनए में होता है। लेकिन जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो, जो डीएनए एक लंबे से धागे की तरह से है, तो इसमें अलग अलग पार्ट अलग अलग इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। जैसे हम बात कर ले यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लो ये जो एक सेगमेंट है, ये एक जो पार्ट है, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर है कि पेरेंट्स का जो आई का कलर है वो कैसा होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक के सेगमेंट में हेयर की इन्फॉर्मेशन, जैसे हेयर स्ट्रेट है कि कर्ली है। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है, इसमें हेयर के कलर की इन्फॉर्मेशन है, यानी पेरेंट्स की बॉडी के अंदर जो कुछ भी फीचर है, आईज कैसी है, हाइट कैसी है, स्किन का कलर कैसा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर होती है। डीएनए में भी अलग अलग जो सेगमेंट है, अलग अलग जो पार्ट है जिसको हम जीन्स कहते हैं, उसमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। किसी पार्ट में, किसी हिस्से में आई के कलर की इन्फॉर्मेशन होती है, किसी में हेयर के कलर की, किसी में हेयर का स्टाइल, स्किन का कलर। इसीलिए तो हमारे जो फीचर हैं वो पेरेंट्स से मैच करते हैं। किसी के पेरेंट्स अमेरिकन होंगे, वाइट होंगे, तो वैसा दिखेगा। कोई अफ्रीका के अंदर पैदा हुआ, उनके पेरेंट्स अगर ब्लैक हैं तो वो भी ब्लैक होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स से आ रही है। पेरेंट्स के जो डीएनए है उसके अंदर अलग अलग सेगमेंट में उनकी बॉडी के जो पूरे फीचर है उनकी इन्फॉर्मेशन स्टोर है, जिसको हम, ये जो अलग अलग सेगमेंट है उसको हम जीन्स कहते हैं। इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। ये मैंने आपको बता दिया, अगर सेल डिवाइड नहीं कर रहा, मतलब नॉर्मल कंडीशन में, ये जो डीएनए है वो क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में होते हैं, मतलब उलझे से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल एज एन इंटैंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। तो जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो कैसे विजिबल होते हैं, किस तरह से दिखते हैं? इंटैंगल्ड, यानी उलझे हुए थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखते हैं। Whenever the cell is about to divide, the chromatin material get organized into chromosomes. जब सेल को डिवाइड करना होता है तो यही जो उलझे से स्ट्रक्चर है, दैट इज जो क्रोमेटिन है, वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं किस फॉर्म में? क्रोमोसोम्स के फॉर्म में। कैसे क्या होता है पूरा मैंने आपको बता दिया। थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। सम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। अब कुछ सेल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, कि भैया ये वाला काम ये करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैच्योर रेड ब्लड सेल्स, जिसको शॉर्ट में हम आरबीसीज कहते हैं, इन ह्यूमन्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, दैट इज वो क्या होते हैं? ई न्यूक्लिएट होते हैं। देखो जो रेड ब्लड सेल है, जिसको शॉर्ट में हम आरबीसीज कहते हैं, वो स्टार्टिंग में नॉर्मल सेल के जैसा होता है, मतलब सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, कई सारे ऑर्गेनल्स हैं। तो स्टार्टिंग में इसको हम इमैच्योर कहते हैं, यानी अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ, इसके पास न्यूक्लियस है और भी ऑर्गेनल्स हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब ये डेवलप होता है तो इसका जो न्यूक्लियस है वो गायब हो जाता है, मतलब रिमूव हो जाता है। इसी के साथ साथ और भी कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि इसमें से चले जाते हैं। तो अब ये जो सेल बन गया जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो हम कहते हैं अब ये मैच्योर हो चुका है, यानी ये डेवलप हो चुका है। और ये जो मैच्योर आरबीसी है इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, इसीलिए इसको हम ई न्यूक्लिएट कहते हैं। यानी ऐसे सेल्स जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है वो होंगे ई न्यूक्लिएट। तो जो मैच्योर आरबीसी है वो भी क्या होता है? ई न्यूक्लिएट होता है। द एब्सेंस ऑफ अ न्यूक्लियस प्रोवाइड्स मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन, allowing you to transport a larger amount of oxygen to all cells of the body. अब ये आरबीसी करता क्या है, इसको थोड़ा स्टार्टिंग से समझो। देखो जो हम खाना खाते हैं
वो डाइजेस्ट होने के बाद कहाँ जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमारे ब्लड में चला जाता है। अब ब्लड हर जगह जा रहा है, बॉडी के हर सेल तक जा रहा है, तो होता ये है कि ये जो फूड है ये बॉडी के हर सेल तक पहुंच गया। अब इस फूड में से एनर्जी निकालनी है, लेकिन एनर्जी निकले कैसे? एनर्जी निकालने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, यानी जब फूड और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, मिलते हैं, तो इससे निकलती है एनर्जी, और एनर्जी तो सेल को चाहिए ही काम करने के लिए। अब ये ऑक्सीजन आएगी कहाँ से? तो यहाँ पर आता है रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस, यानी जब हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो एयर हमारे लंग्स में जाती है, उस एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो हमारे ब्लड में चली आती है। अब ब्लड का काम होता है कि उसको कैरी करके हर सेल तक पहुँचाए। तो जो आरबीसी है उसके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, जुड़ जाता है, और इस तरह से जो ऑक्सीजन है वो अलग अलग सेल तक ट्रांसपोर्ट हो पाता है कि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ जुड़ गया। अब जहाँ जहाँ वो आरबीसी जाएगा वहाँ तक ये ऑक्सीजन पहुँच जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो आरबीसी है वो टैक्सी या बस की तरह से है। किसी को कहीं जाना है तो बस में चढ़ जाओ, अब बस जहाँ जाएगी वहाँ तक आप चले जाओगे, जहाँ उतरना उतर जाओ। तो यही चीज़ होती है। तो अब जैसे कोई बस आई, बस स्टॉप पे रुकी, और बस स्टॉप पे कई सारे लोग हैं जिनको बस पे जाना है। अगर बस पहले से ही भरी होगी या कम सीट होगी तो जो लोग खड़े हैं उनके लिए प्रॉब्लम होगी, भाई हर कोई नहीं जा पाएगा। मान लो जैसे ये बस आई, इसके अंदर 50 लोगों के बैठने की जगह थी, 30 लोग ऑलरेडी बैठे हैं, और बस स्टॉप पे मान लो 40 लोग खड़े हुए हैं, तो अब क्या होगा? इसमें सिर्फ 20 लोग ही जा पाएंगे क्योंकि बस की कैपेसिटी 50 की है। लेकिन अगर ये 30 लोग ना होते, मान लो 10 ही लोग होते, तो ये पूरे के पूरे 40 लोग आ जाते। तो आरबीसी में न्यूक्लियस ना होने की वजह से और स्पेस हो जाती हीमोग्लोबिन के लिए। अब ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ के बॉडी के अलग अलग सेल तक पहुंच जाएंगे। सिंस दे लैक अ न्यूक्लियस दे कैन नॉट रिपेयर और डिवाइड देमसेल्फ। अब क्योंकि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेल में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको रिपेयर करना है या सेल को डिवाइड करना, 1 से 2, 2 से 4 होना है, तो ये काम कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। अभी मैंने देखा था ना कि जब सेल डिवाइड करने वाला होता है, जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये क्रोमेटिन क्रोमोसोम कहाँ है? सारे न्यूक्लियस के अंदर है। तो भैया जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो सेल डिवाइड कैसे करेगा? सेल में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो रिपेयर कैसे करेगा? तो न्यूक्लियस ना होने की वजह से जो आरबीसी है वो रिपेयर नहीं कर पाते और अपने आप को डिवाइड नहीं कर पाते। एज अ रिजल्ट देयर लाइफ स्पैन इज शॉर्ट एंड दे सर्वाइव अप्रॉक्सीमेटली फॉर 120 डेज। इसीलिए जो आरबीसीज हैं इनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत छोटी होती है, यानी लगभग ये 120 डेज ही जिंदा रहते हैं, फिर अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डू यू नो एनी अदर सेल्स विदाउट न्यूक्लियस? क्या किसी और सेल के बारे में आप जानते हो जिसके अंदर न्यूक्लियस ना हो? तो अभी हमने देखा था कि जो बैक्टीरिया के सेल हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। हाँ, जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन प्रॉपर न्यूक्लियस की बात करें ना तो वो नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। दियर डीएनए इज प्रेजेंट एज अ सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक प्रोटीन। लेकिन इनके अंदर जो डीएनए है वो प्रेजेंट रहता है एक सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल के फॉर्म में, जिसके साथ कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स जुड़े होते हैं। अब जैसे मैं एक प्रोकैरियोटिक सेल बना लेता हूँ, ये बैक्टीरिया का सेल है, तो इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो डीएनए है वो सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है, और इसी के साथ प्रोटीन भी अटैच्ड होते हैं। द रीजन कंटेनिंग दिस जेनेटिक मटीरियल इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। और वो रीजन जहाँ पर ये जेनेटिक मटीरियल दैट इज जो डीएनए है वो होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड कोई चीज़ नहीं है बल्कि एक रीजन का नाम है कि भाई यहाँ पर आपको ये डीएनए मिल जाएगा, जेनेटिक मटीरियल मिल जाएगा, इसी को हम न्यूक्लियोइड कह रहे हैं। राइबोसोम्स द प्रोटीन फैक्ट्रीज। तो राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन की फैक्ट्रीज है, मतलब यहाँ पर प्रोटीन बनता है। These tiny structures may be present either freely in the cytoplasm or attached to the endoplasmic reticulum। अच्छा, ये जो राइबोसोम्स है ये बहुत छोटे से स्ट्रक्चर हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? या तो फ्रीली प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब ये हमारा सेल है, बीच में ये न्यूक्लियस है, तो साइटोप्लाज्म में यहाँ होंगे, कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं या फिर ये अटैच्ड होते हैं किससे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। राइट साइड फिगर में आप देख सकते हो ये न्यूक्लियस के नीचे जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी इसको देखेंगे हम, तो इसमें देख सकते हो छोटी छोटी बॉल जैसा आपको दिख रहा होगा इसकी सरफेस पे, तो ये क्या है? राइबोसोम है। राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम में ही क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बनता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में हम ईआर कहते हैं, ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, मतलब एक फैक्ट्री है जहां चीजें बनती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में ईआर कहते हैं, इज अ लार्ज ऑर्गेनल दैट स्प्रेड्स लाइक अ नेटवर्क विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो ईआर क्या है? एक बड़ा ऑर्गेनल है, साइज देख ही सकते हो,
राइबोसोम जो छोटे बॉल जैसे स्ट्रक्चर है उससे कंपेयर करो तो काफ़ी बड़ा है कि नहीं साइज में। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर नेटवर्क की तरह से फैले रहते हैं। तो यहाँ देख ही सकते हो ये इतने रीजन में पूरा स्प्रेड है। द ER इज कॉन्टिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना वो कॉन्टिन्यूअस होता है न्यूक्लियर एनवेलप की आउटर मेम्ब्रेन के साथ। क्या मतलब, थोड़ा सा मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, तो इसी आउटर मेम्ब्रेन के कॉन्टिन्यूएशन में ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, मैं पूरा नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये न्यूक्लियस की आउटर वाली मेम्ब्रेन है, यही कॉन्टिन्यू है और ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर बन जा रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी कहीं ब्रेक नहीं है और ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन जा रहा है। यहाँ राइट साइड में जो इमेज दी है उसमें भी आप देख सकते हो ये आउटर वाली मेम्ब्रेन है और यहीं से ये ऐसे बन गया, ये ऐसे ER बन गया। द ER प्लेज अ की रोल इन द सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स जो कि एक तरह के लिपिड हैं, एंड सम हार्मोन्स इन सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल। अब जो ER है वो एक की रोल यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिंथेसिस में, बनाने में और ट्रांसपोर्ट करने में। किसके? प्रोटीन्स के, फैट्स के जो कि एक तरह के लिपिड है। मैंने आपको बताया था ना लिपिड कई टाइप का होता है, जैसे फैट हो गया ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑयल हो गया जो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसके अलावा और भी होता है लेकिन ये दो आप जानते हो इसीलिए मैंने आपको बता दिया। फैट और ऑयल एक तरह के लिपिड है। इसी के साथ साथ कुछ जो हार्मोन्स हैं इन सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो ये चीज़ें जहाँ जहाँ बन रही होती है वहाँ पर ER इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब जैसे प्रोटीन की बात कर लें तो पैंक्रियाटिक सेल यानी पैंक्रियाज के अंदर जो आपके सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स, यहाँ क्या होता है प्रोटीन बनता है, यहाँ से प्रोटीन रिलीज होता है। तो जहाँ प्रोटीन रिलीज होगा वहाँ पर ER प्रोटीन रिलीज कराने में मदद करेंगे। फिर ऐसे कुछ सेल्स होते हैं जहाँ से लिपिड या फैट रिलीज होता है, जैसे लिवर सेल्स, फैट सेल्स, वहाँ पर ER क्या करेगा, फैट के सिंथेसिस और ट्रांसपोर्ट में मदद करेगा, रोल प्ले करेगा। इसी तरह से कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जहाँ से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, वहाँ पर जो सेल प्रेजेंट है वहाँ से हार्मोन्स निकलेगा। तो जिस सेल से हार्मोन को रिलीज होना है ER वहाँ पर क्या करेंगे, हार्मोन को रिलीज कराने में मदद करेंगे। तो अलग अलग सेल अलग अलग स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसी वजह से उनको हम स्पेशलाइज्ड सेल्स कहते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द ER इन सेल वेरीज डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन। अब ER का जो स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है, डिपेंड करता है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ER, तो 2 टाइप के ER होते हैं। पहला तो हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में RER हम कहते हैं। इट लुक्स रफ अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस and is mainly involved in protein synthesis and protein secretion, for example in gland cells such as pancreatic cells। तो पहला टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम RER कहते हैं। अब इसको रफ क्यों कह रहे हैं? रफ मतलब जिसकी जो सरफेस वो स्मूथ ना हो, चिकनी ना हो, खुरदुरी सी हो, उबड़ खाबड़ सी हो। तो रफ कह क्यों रहे हैं? तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आप इनको देखोगे तो आपको ये पता चलेगा, मैं थोड़ा ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, कि जैसे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस है तो इसकी सरफेस पे आप देखोगे कि राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। तो जब राइबोसोम अटैच होंगे तो उसकी सरफेस चिकनी नहीं रह जाएगी, स्मूथ नहीं रह जाएगी। ऐसे समझो जब फेस पे पिंपल्स आ जाते हैं, दाने निकल आते हैं, तो जो स्किन है फेस की वो स्मूथ नहीं रह जाती ना, क्योंकि सरफेस पे दाने बाहर की तरफ आ चुके हैं। उसी तरह से इनकी सरफेस रफ दिखेगी, ऊंची नीची दिखेगी, क्योंकि राइबोसोम्स लगे हुए हैं। और अभी ऊपर हमने देखा था कि राइबोसोम से क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो इसका मतलब राइबोसोम यहाँ अटैच्ड है तो यहाँ पर प्रोटीन वाला काम होगा। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इन्वॉल्व होता है प्रोटीन के सिंथेसिस में और प्रोटीन के सिक्रीशन में। जैसे कि जो ग्लैंड सेल्स हो गए, ग्लैंड सेल्स क्या होते हैं, ऐसे सेल्स जहाँ से कुछ केमिकल, कुछ सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं। जैसे 2 ग्लैंड सेल्स का आपको एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप रिलेट कर पाओ। देखो एग्जाम्पल तो बहुत सारे दिए जा सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है ना कि ऐसे एग्जाम्पल दो जिसको आप रिलेट कर पाओ, ताकि उससे समझना और उसको याद रखना आसान हो। जैसे आपके माउथ में होता है सलाइवरी ग्लैंड, जहाँ से सलाइवा निकलता है, राल या लार जिसको कहते हैं, वो निकलती है। तो सलाइवरी ग्लैंड में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ से सलाइवा निकलता है। इसी तरह से जो हमको पसीना आता है, स्वेटिंग होती है, वो कैसे होती है, क्योंकि हमारे स्किन में काफ़ी ढेर सारे स्वेट ग्लैंड्स हैं, यानी वो सेल्स जहाँ से पसीना निकलता है वो स्वेट ग्लैंड के सेल्स हो गए। तो इस तरह से जहाँ से कुछ केमिकल या सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं उसको हम ग्लैंड सेल्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिया है पैंक्रियाटिक सेल्स, तो पैंक्रियाटिक सेल से क्या निकलता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। हाँ, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो रफ दिखते हैं क्योंकि उनकी सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। ये मेनली इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस और सिक्रीशन में। किस तरह के सेल में, ग्लैंड सेल्स में, जैसा कि पैंक्रियाटिक सेल।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में SER कहते हैं, इट डज नॉट हैव राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस एंड देयरफॉर लुक्स स्मूथ। अब इनकी सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते, इसीलिए दिखने में स्मूथ दिखते हैं, चिकने लगते हैं। इट इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड हार्मोन्स। तो ये इन्वॉल्व होते हैं फैट और हार्मोन्स के सिंथेसिस में और उनके स्टोरेज में, यानी फैट को बनाना हो, हार्मोन्स को बनाना हो और फिर इनको स्टोर करना हो, तो उसमें ये मदद करते हैं, यानी इनका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इमेज में मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, यहाँ पर जो फिगर बनी है आप देख सकते हो, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। ये इतना पोर्शन जो आप देख रहे हो जिसके सरफेस पे छोटे छोटे राइबोसोम्स लगे हैं, ये तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इधर ट्यूब लाइक समथिंग जो दिख रहा है आपको, जिसकी सरफेस पे आपको राइबोसोम्स नहीं दिखेंगे, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। मैं आपको 3D में भी दिखा देता हूँ। ये देखो ऊपर के पोर्शन को कट किया गया है, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। बीच में न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ आप देख सकते हो ये जो मैरून कलर का है और येलो कलर का, ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। मैरून कलर वाला जो फोल्डेड शीट जैसा आपको दिख रहा होगा, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसकी सरफेस पे आपको राइबोसोम्स दिख रहे होंगे। थोड़ा सा मैं ऐसे रोटेट कराता हूँ, थोड़ा जूम करके। हाँ, तो ये देखो, ये इसकी सरफेस पे आपको बॉल बॉल जैसा दिख रहा है ना, तो ये राइबोसोम्स हैं। फिर ये येलो कलर वाले जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये आपको ट्यूब जैसे दिख रहे होंगे। यहाँ पर राइबोसोम्स भी नहीं लगे हैं, तो इससे आपको और इमेज क्लियर हुई होगी कि ये स्ट्रक्चर दिखने में कैसे होते हैं। तो RER और SER में सिंपल सा डिफरेंस आप ऐसे याद रखना कि RER प्रोटीन के सिंथेसिस और सिक्रीशन में रोल प्ले करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि इनकी सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं जहाँ से प्रोटीन बन रहा होता है। वहीं SER में क्योंकि राइबोसोम अटैच नहीं है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस और सिक्रीशन में तो कुछ काम कर नहीं सकते, क्योंकि इनके पास राइबोसोम है ही नहीं। तो क्या करते हैं, फैट और हार्मोन्स के सिंथेसिस और स्टोरेज में काम आ जाते हैं ये। अब चलिए एक और ऑर्गेनल के बारे में जान लेते हैं, जिसका नाम है गोल्जी एपरेटस, द पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर्स। तो इनका काम क्या है, पैकेजिंग करना और शिपिंग करना, यानी चीज़ों को इधर से उधर पहुँचाना। इसको मैंने ऐसे याद किया था कि जी से गोल्जी है और जी से क्या होती है, गाड़ी होती है। तो गाड़ी से सामान इधर उधर पहुँचाया जाता है ना, जैसे ट्रक है तो ट्रक से सामान इधर से उधर पहुँचाना हो, शिपिंग करना हो, और सामान पहुँचाने के लिए पहले क्या करते हो, पैकेजिंग करते हो। तो गोल्जी एपरेटस में क्या होगा, गाड़ी से सामान इधर से उधर जाएगा, लेकिन पहले उसमें पैकेजिंग होगी। तो पैकेजिंग हो गया, शिपिंग हो गया, ये काम किसका है, गोल्जी भाई का है। इफ यू केयरफुली लुक एट द डायग्राम ऑफ द सेल figure 2.10b and c, you will notice stacks of flattened sac-like structures. Together these stacks form the Golgi apparatus. तो फिगर 2.10b और c में आप देखोगे तो आपको यह नोटिस होगा कि क्या है, स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। सैक यानी पाउच, थैला, तो थैले जैसे कुछ चीज़ है जिसको फ्लैटन कर दिया गया है, चपटा कर दिया गया है। जैसे मान लो ये पाउच की ओपनिंग है, इसको मैं अगर फ्लैट कर दूँ, चपटा कर दूँ, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यही जो फ्लैटन सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इनका स्टैक लगा हुआ है, यानी ढेर लगा हुआ है। ऐसे है, फिर इसके ऊपर आपको दिखेगा, फिर इसके ऊपर, फिर इसके और ऊपर आ जाओ, ऐसे पूरा ढेर लगा हुआ है फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स का। तो ये यहाँ पर आप देखो, ये जो डायग्राम बना हुआ है ये किसका है, गोल्जी एपरेटस का है। यहाँ जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये जो आप देख रहे हो यही सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि फ्लैटन चपटा सा है। एक ये है, फिर इसके ऊपर ये है, फिर इसके ऊपर ये, इस तरह से कई लेयर्स में ये है, पूरा स्टैक लगा है, ढेर लगा हुआ है। इट इज फंक्शनली लिंक्ड टू ER, द सेल मेम्ब्रेन एंड द आउटर सेल ऑर्गेनल्स। अब फंक्शन के हिसाब से देखें, यानी ये जो काम करता है उस हिसाब से ये ER से लिंक्ड है, सेल मेम्ब्रेन से लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। जुड़ा मतलब फंक्शन के हिसाब से, फिजिकली कनेक्शन नहीं है। जैसे मान लो कोई एक चीज़ ये है, दूसरी चीज़ ये है, अगर ये बिल्कुल टच है तो हम कहेंगे ये फिजिकली लिंक्ड है, यानी कि जो बॉडी है वो टच है। लेकिन अगर कोई चीज़ यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, लेकिन इनके बीच में कुछ फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, जैसे मान लो कोई चीज़ यहाँ से वहाँ भेज रहा है, वहाँ से यहाँ आ रहा है, तो हम कहेंगे फंक्शन के हिसाब से ये लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं। तो जो ER है, सेल मेम्ब्रेन है, ये इसके अलावा और भी जो ऑर्गेनल्स हैं उनसे ये टच में तो नहीं रहता, लेकिन फंक्शन के हिसाब से जुड़ा होता है। कैसे जुड़ा होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। दी गोल्जी एपरेटस एक्ट्स लाइक अ सेल्स पोस्ट ऑफिस। अब जो गोल्जी एपरेटस है वो सेल के पोस्ट ऑफिस की तरह वर्क करता है। अच्छा, पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है, कोई लेटर भेजना हो या कोई पार्सल आपको भेजना है तो उसको पोस्ट ऑफिस आप लेके जाते हो, तो पोस्ट ऑफिस से ये जहाँ पर भी आपको भेजना होता है वहाँ चला जाता है। तो उसी तरीके से सब्सटेंसेस को अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना है, सेल के अंदर या सेल के बाहर, तो भैया आपको गोल्जी भाई से मिलना पड़ेगा। मतलब गोल्जी भाई का ही काम है। क्या करता है ये, इट मॉडिफाइज, सॉर्ट्स एंड पैकेजेस प्रोटीन्स एंड और लिपिड्स इनटू वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, सिक्रीशन और लाइसोसोम फॉर्मेशन। अब राइबोसोम में प्रोटीन बना, प्रोटीन बन के वो वहाँ से निकलेगा, कहाँ पर आएगा,
ये आएगा पोस्ट ऑफिस में यानी गोल्जी अपरेटस में, क्योंकि प्रोटीन बन के बस ऐसे रखना थोड़ी ना है भाई, जहां जरूरत है वहां पहुंचाना भी है। तो प्रोटीन हो गया या फिर लिपिड्स हो गए, इनको कहीं भी भेजना हो तो सबसे पहले ही आते हैं ये गोल्जी अपरेटस में। गोल्जी अपरेटस क्या करता है, सबसे पहले तो मॉडिफाई करता है। क्या मतलब, जो प्रोटीन बन के आया होता है वो प्रॉपरली फिनिश्ड नहीं होता। ऐसे समझो प्रोटीन और लिपिड्स बने और उठा के सीधे गोल्जी भाई के पास भेज दिए। अब गोल्जी भाई कहेंगे अरे ऐसे कैसे भेज दिए भैया, थोड़ा इसको चमका लो, फिनिश कर लो। तो जैसे प्रोटीन है उसमें शुगर वगैरह ऐड कर देते हैं, अगर प्रॉपरली शेप में नहीं है तो उसको शेप दे देते हैं, अगर वो एक्टिवेटेड नहीं है, वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो एक्टिवेट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है या प्रॉपरली जो फिनिशिंग नहीं होती वो ये काम कर देते हैं कि थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, कुछ चेंजेस ला देते हैं। फिर अगला काम क्या है, सॉर्टिंग। जैसे पोस्ट ऑफिस में जो लेटर्स या पार्सल्स हैं वो सब एक ही जगह थोड़ी ना जाते हैं भाई, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग पोस्ट ऑफिस में जाना होता है। तो उसके लिए अलग किया जाता है ना भैया, इस डिस्ट्रिक्ट में जाने वाले या इस स्टेट में जाने वाले जो पार्सल्स हैं उनको इधर कर दो, यहाँ जाने वालों को अलग कर दो। तो इसी तरीके से जो प्रोटीन या लिपिड्स बने हैं वो किसी दूसरे सेल ऑर्गेनल में जाना है या फिर सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाना है या सेल से बाहर निकालना है, तो ग्रुपिंग कर लेते हैं भैया कौन कहाँ जाने वाला है। तो ये सॉर्टिंग हो गई। तो मॉडिफिकेशन हो गया, सॉर्टिंग हो गई, भैया कहाँ से कहाँ जाना है। अब क्या होगा, इसकी पैकेजिंग होगी। तो जो भी मटेरियल आया है, जैसे ये प्रोटीन आया तो क्या करते हैं, एक बबल टाइप या पाउच टाइप चीज़ में बंद कर देते हैं जिसको हम वेसिकल कहते हैं। तो पार्सल वगैरह भेजते हो तो पैकिंग होके आता है ना, जैसे ऑनलाइन कुछ सामान मंगाते हो ना तो पैक होके आता है ना, थोड़ी ना सीधा आपके हाथ में थमा दिया, प्रॉपर पैकिंग के साथ आता है। तो जो वेसिकल्स हैं उसको छोटे से पैकेट या बबल जैसा समझ सकते हो। तो उसी के अंदर जो प्रोटीन या लिपिड है वो भर के फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं, मतलब सेल के अंदर ही एक जगह दूसरी जगह जाना हो, या फिर इसको सिक्रीट करना हो, सेल से बाहर निकलना हो, या फिर मटेरियल का यूज़ करके लाइजोसोम का फॉर्मेशन करना हो, तो वो होता है। अब यहाँ पर ये डायग्राम को थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं, इसमें एक और चीज़ है। तो अब ऐसे देखो, राइबोसोम से प्रोटीन बना तो प्रोटीन बन के आएगा यहाँ पर गोल्जी अपरेटस में, फिर इसके अलग अलग रीजन से पास होते हुए इसी के अंदर इसका मॉडिफिकेशन होगा, सॉर्टिंग होगा, पैकेजिंग वगैरह सब होगा, जो कुछ भी होना है, और हो के ये निकलेगा। ये इस तरह से आप देख सकते हो जो वेसिकल है इस फॉर्म में। फिर अगर इसको दूसरे सेल ऑर्गेनल के पास जाना है तो वहाँ चला जाएगा, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करना है तो वो हो जाएगा। अगर इसको सेल से बाहर आना है तब क्या होगा, ये आपको यहाँ फिगर में दिया है, ये देख सकते हो, ये आपको दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी वही सेल की जो मेम्ब्रेन होती है। ये जो वेसिकल है ये इसी से अटैच हो जाते हैं, अटैच होके इनकी जो लेयर है वो ब्रेक कर जाती है और वेसिकल के अंदर जो मटेरियल भरा था प्रोटीन या लिपिड वो इस तरह से सेल के बाहर निकल जाता है। तो ये फिगर क्या बता रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस पाथवे फॉर प्रोटीन प्रोसेसिंग एंड सिक्रेशन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस, इन दोनों की मिला के अगर फंक्शनिंग की बात करें तो ये पाथवे है किसका, प्रोटीन की प्रोसेसिंग का और सिक्रेशन का। यानी राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, बनेगा, और उसके बाद उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो वो सब कहाँ होगा, गोल्जी अपरेटस में होगा। पैकेजिंग वगैरह करके, मतलब प्रोसेसिंग वगैरह का काम गोल्जी अपरेटस के अंदर होके फिर ये सेल से बाहर निकल जाएगा, सेल से सिक्रीट हो जाएगा। मीट अ साइंटिस्ट। तो चलिए गोल्जी भाई के बारे में जान लेते हैं। द गोल्जी apparatus was first observed in 1898 by Italian scientist Camillo Golgi in the nerve cells of barn owl। तो गोल्जी apparatus को कैमिलियो गोल्जी ने ऑब्जर्व किया था। कहाँ पर ऑब्जर्व किया था, एक तरह का आउल होता है, उल्लू होता है, इसको कहते हैं बार्न आउल, उसके नर्व सेल्स के अंदर इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था। यूजिंग स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक्स ही ऑब्जर्व्ड अ थ्रेड लाइक नेटवर्क। तो जैसे आपने अनियन पील सेल के अंदर देखा होगा कि स्टेनिंग करते हैं सैफ्रेनियन से, चीक सेल में मिथाइलिन ब्लू का यूज़ करते हैं, उसी तरह से इन्होंने भी स्टेनिंग टेक्निक्स का यूज़ करके, यानी कुछ ऐसे केमिकल डालो जिससे अलग अलग जो पार्ट्स हैं सेल के वो हाईलाइट हो जाए। तो वहाँ उन्होंने देखा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अर्ली माइक्रोस्कोप कुड नॉट रिजॉल्व इट क्लियरली। अब जो पुराने टाइम में माइक्रोस्कोप थे वो इसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे थे, मतलब अच्छे से दिखा नहीं पा रहे थे। देयरफॉर मैनी डाउटेड इट्स एग्जिस्टेंस। इसीलिए बहुत से लोगों को डाउट था कि ये चीज़ जो दिख रही है वो एक्चुअली है कि कुछ ऐसे ही हमको लग रहा है जस्ट, क्योंकि क्लियरली समझ में नहीं आ रहा। हाउएवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन कन्फर्म इट डिकेड्स लेटर। तो दशकों बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब आया तो वहाँ से कन्फर्म हो गया, क्योंकि उससे क्लियरली दिख रहा था। When the structure was clearly seen and confirmed, it was named the Golgi apparatus in his honor। तो गोल्जी भाई ने देखा था इसीलिए उन्हीं के नाम पे ये नाम रख दिया गया। अब बात कर लेते हैं लाइसोसोम्स की। ये क्या है, द क्लीन अप सिस्टम, साफ सफाई वाले। अब सेल में अलग अलग जगह पे अलग अलग काम हो रहा है, ये बनना है वो बनना है, यहाँ से चीज़ें उधर जा रही है। लेकिन कोई भी फैक्ट्री होती है तो वहाँ पर कुछ वेस्ट भी तो जनरेट होता है, और अगर वेस्ट को निकालने का कोई सिस्टम नहीं होगा तो कचरा जमा होता जाएगा। तो सेल के अंदर भी काम हो रहा है, एक फैक्ट्री की तरह से वर्क कर रहा है।
तो वहाँ भी वेस्ट जनरेट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उसको भी निकालने का, रिमूव करने का सिस्टम होना चाहिए। कोई एक ऐसा ऑर्गेनल हो, कोई ऐसा पार्ट हो सेल का जो यही काम देखे, साफ सफाई करे, वेस्ट का रिमूव करे, क्लीन अप करे। तो वो काम किसका होता है? लाइजोसोम्स का होता है। लाओ भाई हम साफ कर देते हैं। एल से इस तरह से याद रख सकते हो, लाइजोसोम, लाओ भाई साफ सफाई करते हैं। सेल्स प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल्स एंड डैमेज्ड वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स ड्यूरिंग दियर एक्टिविटीज। तो जब सेल वर्क करता है तो वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं, इसी के साथ साथ वो ऑर्गेनल्स जो कि डैमेज हो गए हैं या यूज करते करते वॉर्न आउट हो चुके हैं, घिस चुके हैं, खराब हो चुके हैं। हाउ डज द सेल प्रिवेंट दीज वेस्ट फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग इनसाइड सेल? अब किस तरीके से सेल ये जो वेस्ट मटेरियल है और जो डैमेज्ड या वॉर्न आउट ऑर्गेनल्स हैं उसको प्रिवेंट करता है कि ये इकट्ठा ना होने पाए, वरना खराब हो गई पड़े रहेंगे। लाइजोसोम्स आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद एंजाइम्स। तो लाइजोसोम्स क्या है? एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स है, यानी ऐसे पाउच जो सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन से कवर्ड है और ये भरे होते हैं एंजाइम्स से। एंजाइम्स यानी सर्टेन टाइप के केमिकल्स विच कैन ब्रेक डाउन अनवांटेड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड इवन डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द सेल। इनका काम क्या होता है? इसका अच्छा थोड़ा सा फिगर मैं बनाता हूँ, ऐसे दिया नहीं आपको, लेकिन अगर हम इसको 2D में देखें तो ऐसा कुछ दिखता है राउंड जैसा, और बीच बीच में ये एंजाइम्स होते हैं। तो ये 2D है। अगर 3D में देखें तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा, जैसे तरबूज को आपने काट दिया हो तो बीच में जो बॉल बॉल जैसा आप देख रहे हो, ये यहाँ पर और यहाँ पर, ये तो है एंजाइम, और ये जो बाहर की लेयर है ये इसकी मेम्ब्रेन है। तो एक ही मेम्ब्रेन से ये कवर्ड रहते हैं। तो इनके अंदर प्रेजेंट जो एंजाइम्स है वो क्या करते हैं? वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो अनवांटेड, जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। यहाँ तक कि सेल के जो डैमेज पार्ट्स, यानी कोई ऑर्गेनल है डैमेज हो गया, उसको भी ये ब्रेक डाउन कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, कीपिंग इट क्लीन एंड हेल्दी। अच्छा, ब्रेक डाउन हो गया, अब क्या होगा? द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय द ब्रेक डाउन आर रिलीज्ड इनटू साइटोप्लाज्म वेयर दे मे बी रीयूज्ड इन अदर सेलुलर प्रोसेसेस। तो वो प्रोडक्ट जिसका ब्रेक डाउन हो गया वो रिलीज हो जाता है साइटोप्लाज्म में, वहां पर दूसरे किसी काम में यूज हो जाता है। थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। ह्यूमन स्पर्म सेल्स कंटेन लाइजोसोमल एंजाइम्स। अब जो ह्यूमन स्पर्म सेल्स है वो कंटेन करते हैं लाइजोसोमल एंजाइम्स, यानी वो एंजाइम्स जो लाइजोसोम के अंदर होते हैं वो ह्यूमन स्पर्म सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। When a sperm meets an egg, these enzymes help break down the outer layer of egg, allowing fertilization to take place. जब स्पर्म सेल एग से मिलता है, तो जैसे एक सिंपल सा डायग्राम मैं बनाता हूँ, तो ये जैसे स्पर्म है और ये एग है, ये जब आपस में मिलता है तो यही जो लाइजोसोमल एंजाइम्स है ये हेल्प करते हैं एग की जो आउटर लेयर है उसको ब्रेक करने में। मतलब स्पर्म यहाँ जा रहा है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस है और एग का जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज होना है, आपस में मिलकर एक यूनिट बनाना है, तभी जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। लेकिन सेल को सेपरेट कौन करता है? उसकी जो मेम्ब्रेन है बाहर वाली, आउटर लेयर, वो। तो ये स्पर्म जब यहाँ पर जाएगा तो बस यहीं तक जा पाएगा, अंदर तो जा नहीं पाएगा। अब अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेम्ब्रेन को ब्रेक होना पड़ेगा। तो स्पर्म के अंदर लाइजोसोमल एंजाइम होते हैं, ये जब इस मेम्ब्रेन के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इसकी आउटर लेयर को ब्रेक कर देते हैं। जब बाहर की लेयर ब्रेक हो जाएगी तो अंदर जाने की जगह मिल जाएगी और अंदर जाके न्यूक्लियस के साथ ये फ्यूज हो जाएंगे और इस तरह से फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। You will learn about human sperm cell later in chapter 11. तो चैप्टर 11 में आप ह्यूमन स्पर्म सेल्स के बारे में और डिटेल में पढ़ोगे। अब बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ये क्या है? द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल एक छोटी सी फैक्ट्री की तरह है जहाँ अलग अलग ऑर्गेनल्स अलग अलग काम कर रहे हैं। तो किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए पावर की ज़रूरत होती है। तो सेल के अंदर एक्टिविटीज़ होती रहे उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया से, क्योंकि ये सेल का पावर हाउस है। Mitochondria are often called the powerhouse of the cell because they supply the energy needed for most cellular activities. ज़्यादातर जो सेलुलर एक्टिविटीज़ है उसके लिए जो एनर्जी की ज़रूरत है वो कौन सप्लाई करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ईच माइटोकॉन्ड्रियन। अच्छा, जो माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड है ये प्लूरल है क्योंकि आमतौर से एक सेल के अंदर कई सारे माइटोकॉन्ड्रियन होते हैं। तो एक के लिए माइटोकॉन्ड्रियन और एक से ज़्यादा के लिए माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड का यूज़ होता है। तो हर जो माइटोकॉन्ड्रियन है जो कि आपको फिगर 2.14 में दिया है इज सराउंडेड बाई 2 मेम्ब्रेन्स। तो यहाँ पर 2 मेम्ब्रेन होती है। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड पोरस। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होती है और पोरस होती है, यानी इसमें पोर्स होते हैं जिससे चीज़ें अंदर बाहर जा सके। तो ये आपको शो कर रहा है यहाँ पर, ये आउटर मेम्ब्रेन है। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड क्रिस्टी विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर केमिकल रिएक्शंस एंड फैसिलिटेट एनर्जी प्रोडक्शन। अब इसी तरह से एक इनर वाली मेम्ब्रेन होती है जो कि स्मूथ नहीं होती बल्कि वो फोल्डेड होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वहाँ पर बनते हैं। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये तो आउटर वाली मेम्ब्रेन हो गई। अंदर वाली मेम्ब्रेन इस तरह से नहीं होती, वो फोल्डेड होती है। ये इस तरह से उसके अंदर फोल्डिंग आपको देखने को मिलेगी।
जिसकी वजह से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनेगा। मतलब ऐसे ऐसे अगर हम बनाएं तो देख सकते हो फिंगर जैसा आपको नहीं दिख रहा है। तो यही जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको हम कहते हैं CRISTAE, क्रिस्टी। इससे होता क्या है भाई, ऐसे स्मूथ सा ये भी हो जाता है अंदर वाली लेयर, इससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। जैसे अगर मैं एक सिंपल सी लाइन ऐसे ड्रॉ करूं और अगर ऐसे कर्व लाइन ड्रॉ करूं तो देख सकते हो उसी लेंथ के अलॉन्ग ये जो कर्व वाली लाइन है इसकी लेंथ ज़्यादा है, तो इससे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। और ये जो सरफेस एरिया का इंक्रीज है ये केमिकल रिएक्शन को और एनर्जी के प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करता है। मतलब इसकी वजह से उसी कम स्पेस में कम जगह में ज़्यादा केमिकल रिएक्शन और एनर्जी का प्रोडक्शन हो पाता है। तो आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली जो फोल्डेड वाली है इनर मेम्ब्रेन, फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है क्रिस्टी। यहाँ तक कि माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर अपना खुद का DNA भी होता है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस भी होती है, कुछ खाली जगह भी होती है जिसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहते हैं। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया द ग्लूकोज एंड अदर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग अ प्रोसेस कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, जो ग्लूकोज है या इसके अलावा और भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। ये मैंने आपको बताया था ना, जो हम फूड खाते हैं डाइजेस्ट होने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, वो सेल में जाता है। तो सेल में वो कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। वहाँ पर ये जो हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, उससे जो ऑक्सीजन आती है वो भी सेल तक जाती है। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन ये मिल के जब रिएक्ट करते हैं तो एनर्जी निकलती है। इसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन के टाइम जो एनर्जी निकलती है वो एनर्जी निकालने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट, इसके बारे में आपने पढ़ाई होगा। द एनर्जी रिलीज्ड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, शॉर्ट में इसको ATP कहते हैं, विच एक्ट्स एज द एनर्जी करेंसी एंड इज यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज। अब जो एनर्जी निकली, देखो एनर्जी निकलेगी तो वो ऐसे तो कहीं पड़ी नहीं रहेगी, या तो आप इस्तेमाल कर लो, या अगर एनर्जी निकाल के आपको स्टोर करके रखना है तो उसको एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है, जिसको हम कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, शॉर्ट में ATP कहा जाता है। तो ATP वाला जो मॉलिक्यूल है वो रिलीज्ड एनर्जी को स्टोर करके रखता है। मतलब जो रिलीज्ड एनर्जी है वो इसी मॉलिक्यूल के फॉर्म में स्टोर रहती है और ये एनर्जी करेंसी की तरह वर्क करती है। मतलब कहीं पर भी एनर्जी खर्च करना हो, यूज़ करना हो सेलुलर एक्टिविटी के लिए, तो इसी मॉलिक्यूल का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली ये मॉलिक्यूल टूटता है और वहाँ से जो स्टोर्ड एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है, फिर वो यूज़ हो जाती है। अब बात कर लेते हैं प्लास्टिड्स की। ये क्या है, सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस इन द प्लांट सेल्स एंड बियॉन्ड। तो ये जो प्लास्टिड्स हैं ये सेंटर है फूड सिंथेसिस का प्लांट सेल्स के अंदर और इसके अलावा भी। और क्या मतलब देखेंगे अभी आगे। यानी प्लांट सेल्स के अंदर फूड जो बनता है वो कहाँ बनता है, इसी प्लास्टिड के अंदर बनता है। यू हैव लर्न दैट माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल दैट कम फ्रॉम फूड। ये तो अभी हमने देख लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को जो कि फूड से आती है। एनिमल्स कैन ऑब्टेन फूड फ्रॉम दियर सराउंडिंग, हाउएवर प्लांट सिंथेसाइज फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एनिमल तो अपना खाना आसपास से ले लेते हैं, लेकिन जो प्लांट है वो तो कहीं चल फिर के जा नहीं सकते, तो उनको अगर बाहर से फूड लेना हो तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो वो क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में खुद ही से अपना फूड बना लेते हैं। बट वेयर डू प्लांट सिंथेसाइज दियर फूड एंड ऑब्टेन एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। लेकिन सवाल ये है कि प्लांट जो फूड बनाते हैं, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, प्लांट अपना फूड खुद से बनाते हैं, कहाँ बनाते हैं और उस फूड को फिर एनर्जी की तरह यूज़ करते हैं सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये फूड बनता कहाँ है। प्लांट्स यूज स्पेशल ऑर्गेनल्स कॉल्ड प्लास्टिड्स फॉर फूड सिंथेसिस एंड स्टोरेज। तो प्लांट्स इस काम के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनल्स का यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स के अंदर फूड बनता भी है और स्टोर भी होता है। अब जैसे कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो प्लांट है वो प्रिपेयर करते हैं अपना फूड फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस के थ्रू सनलाइट की प्रेजेंस में। अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट, अ टाइप ऑफ प्लास्टिड एब्जॉर्ब सनलाइट। और ये भी आपने पढ़ा होगा कि फूड क्यों बना पाते हैं, क्लोरोफिल की वजह से बना पाते हैं। क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, मतलब कलरफुल सब्सटेंस है। तो क्लोरोफिल जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है वो प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक तरह का प्लास्टिड है। ये चीज़ मैंने ग्रेड 8 में भी आपको बताई थी कि प्लास्टिड कई टाइप्स के होते हैं, उसमें से एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा होता है क्लोरोफिल। यही जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है। तो ये लेफ्ट साइड आपको स्ट्रक्चर दिया है क्लोरोप्लास्ट का। एक ये बाहर वाली आपको मेम्ब्रेन दिख रही होगी, आउटर मेम्ब्रेन डार्क ग्रीन कलर से, और लाइट ग्रीन से ये आपको जो दिख रहा है वो इनर मेम्ब्रेन है। इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट फिगर 2.15 देयर इज अ सेमी फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड द स्ट्रोमा। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सेमी फ्लूइड यानी जेली टाइप का सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। तो ये आपको देखो एरो से शो कर रहा है कि यहाँ पर अंदर की तरफ जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वो स्ट्रोमा है।
मतलब ऐसे समझ सकते हो जैसे सेल में हमने देखा था ना कि सेल के अंदर बीच में न्यूक्लियस और उसके अराउंड साइटोप्लाज्म होता है, उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा भरा होता है, जेली लाइक सब्सटेंस। उसी के अंदर कई सारी चीज़ें होती, जैसे कि आपको बता रहा है यहाँ पर, विद इन द स्ट्रोमा आर डिस्क शेप्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन क्लोरोफिल। अब देखो यहाँ पर आपको डिस्क शेप के स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ये यहाँ पर, ये यहाँ, इस तरह से कई सारे डिस्क जैसे स्ट्रक्चर, मतलब एक है फिर उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके लगा हुआ है। तो ये जो डिस्क टाइप के स्ट्रक्चर हैं यही क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं, मतलब इन्हीं के अंदर क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, एक आउटर वाली मेम्ब्रेन होती है, एक इनर वाली मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। उसी स्ट्रोमा के अंदर डिस्क टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय देम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम यही जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। द शुगर सिंथेसाइज्ड इन दिस प्रोसेस आर स्टोर्ड इन स्ट्रोमा अलोंग विद द स्टार्च ग्रेन्यूल्स। अब इस फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में जो शुगर बनती है वो इसी स्ट्रोमा के अंदर स्टोर्ड रहती है। इसी के साथ साथ स्टार्च के ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे दाने भी स्टोर रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैव सम फीचर्स दैट आर सिमिलर टू सर्टेन बैक्टीरिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के कुछ ऐसे फीचर हैं जो कि कुछ बैक्टीरिया के सिमिलर हैं, यानी जैसे फीचर कुछ बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं वैसे ही फीचर हमको माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर भी देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे बोथ हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। अब जैसे कि बैक्टीरिया में होता है कि उनके पास अपना डीएनए होता है और राइबोसोम भी होता है, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी, मतलब एक तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता ही होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में भी डीएनए होता है, साथ ही में एक राइबोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच है वो तो है ही, लेकिन इनके पास अलग से खुद का भी होता है। एंड दस दे कैन मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। तो जब खुद का राइबोसोम इनके पास है तो खुद का प्रोटीन भी बना लेते हैं। These characteristics suggest that both mitochondria and plastid share an evolutionary history with these single-celled organisms. अब ये characteristics ये suggest करती है कि दोनों ही, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। मतलब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड है कभी ये अलग से ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे, बैक्टीरिया या उसी जैसे, क्योंकि उनके पास वर्किंग के लिए खुद का डीएनए है, प्रोटीन बनाने के लिए खुद का राइबोसोम है, फिर बाद में ये बड़े से सेल के अंदर एंटर कर गए और उसी का पार्ट बन गए। तो ऐसे ये इवॉल्व हुए। आर देयर एनी अदर प्लास्टिड्स इन द प्लांट सेल दैट कंटेन एनी पिगमेंट्स अदर देन द ग्रीन पिगमेंट्स। क्या और भी प्लास्टिड्स हैं प्लांट सेल्स के अंदर जो कि ग्रीन के अलावा कोई और पिगमेंट कंटेन करते हैं? तो हाँ बिल्कुल, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो क्वेश्चन ये है किस तरह से जो फ्लावर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो अलग अलग कलर एक्वायर करते हैं। इन फ्लावर पेटल्स एंड फ्रूट्स, अब जो फ्लावर के पेटल्स हैं यानी पंखुड़ियाँ हैं और जो फ्रूट्स हैं इनमें जो प्लास्टिड होता है वो कंटेन करता है पिगमेंट अदर दैन क्लोरोफिल। मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, कोई दूसरा पिगमेंट यानी कोई दूसरा कलरफुल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। इन्हीं प्लास्टिड्स को हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट्स। तो ऐसे प्लास्टिड्स जिनके अंदर क्लोरोफिल है उसको तो हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। वहीं ऐसे प्लास्टिड्स जिनके अंदर क्लोरोफिल ना होके कोई दूसरे पिगमेंट हो, किसी दूसरे तरह के कलरफुल सब्सटेंस हो, तो उनको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में क्रोमा का मतलब होता है कलर, तो वहीं से ये नाम आया है क्रोमोप्लास्ट। दियर पिगमेंट्स, अच्छा इनका जो पिगमेंट है, कलरफुल सब्सटेंस है, वो येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, फिर रेड हो सकता है। आर द सोर्स ऑफ ब्राइट कलर्स इन सच फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो इसी वजह से ऐसे फ्लावर्स और फ्रूट्स के अंदर आपको ब्राइट कलर देखने को मिलता है, ब्राइट येलो, ब्राइट ऑरेंज, ब्राइट रेड। सच ब्राइट कलर्स हेल्प इन अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स फॉर पॉलिनेशन एंड फ्रूट ईटिंग एनिमल्स दैट हेल्प इन सीड डिस्पर्सल्स। अब यही जो ब्राइट कलर्स हैं वो हेल्प करते हैं पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ताकि पॉलिनेशन हो सके। ये चीज़ आप ग्रेड 8 में पढ़ के आ रहे हो कि फ्लावर का जो मेल पार्ट है दैट इज एंथर, वहाँ से जो पॉलिन ग्रेन्स है उनका ट्रांसफ़र होना होता है फीमेल पार्ट दैट इज स्टिग्मा। तो एंथर से पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा तक कैसे जाएगा? विंड से चला जाता है, वाटर की वजह से चला जाता है। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स जैसे इंसेक्ट हो गया या बर्ड्स वगैरह हो गई, उनके थ्रू भी ट्रांसफ़र होता है। जैसे मान लो बटरफ्लाई है, वो एंथर पे आई तो पॉलिन ग्रेन उस पर चिपक गए, जब वो स्टिग्मा पे जाके बैठी या फिर उड़ के जा रही है तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिर गए। तो इस तरह से ट्रांसफ़र होता है। तो वो बटरफ्लाई आई क्यों? क्योंकि फ्लावर के जो ब्राइट कलर है उसने उसको अट्रैक्ट किया। तो जो इंसेक्ट वगैरह फ्लावर पे जा रहे हैं उसके कलर की तरफ अट्रैक्ट होके जा रहे हैं और इस तरह से पॉलिनेशन हो पा रहा है। इसी के साथ साथ जैसे कोई फ्रूट है उसका ब्राइट कलर देख के बर्ड्स वगैरह उधर जाती हैं कि यार इतना अच्छा देखो कलर दिख रहा है, चलो वहाँ जाते हैं। जाके उस फ्रूट को खा लिया। अब फ्रूट खाया तो उसकी सीड चली गई उनके बॉडी के अंदर, सीड डाइजेस्ट होती नहीं। अब मान लो बर्ड खाने के बाद उड़ गई, उड़ के जा रही है। अब वो जो सीड है वो उसकी बॉडी से निकला वेस्ट के साथ,
तो वो जो सीड है जहाँ गिरेगी वहाँ से नया प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो इस तरह से जो सीड है वो डिस्पर्स हो गई, फैल गई। अब कुछ प्लास्टिड्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर पिगमेंट नहीं होता, इसीलिए वो कलरलेस होते हैं। दीज आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। इनको हम क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ग्रीक में ल्यूकोज का मतलब होता है वाइट। तो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स होते नहीं, तो फिर इनका क्या काम है? तो इनके अंदर जो खाली जगह है वो सामान रखने में काम आ जाती है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं? स्टोर करते हैं फूड मटेरियल, जैसे कि स्टार्च हो गया, ऑयल्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, एंड आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे स्टोर। और ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये फर्दर क्लासिफाइड होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं? फूड मटेरियल स्टोर करते हैं। तो कौन सा फूड मटेरियल स्टोर कर रहे हैं उसके हिसाब से भी इनका क्लासिफिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, सम ल्यूकोप्लास्ट इन पोटैटो एंड टारो, दैट इज कोलोकेसिया सेल्स स्टोर स्टार्च। तो यहाँ जैसे एग्जाम्पल दिया है कि वो ल्यूकोप्लास्ट जो पोटैटो के अंदर या टारो के अंदर होते हैं उनके सेल क्या करते हैं? स्टार्च को स्टोर करते हैं। तो एक बार ये प्लास्टिड वाले को मैं थोड़ा सा डायग्राम से शो कर देता हूँ ताकि चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाए। तो देखो, जो प्लास्टिड्स हैं वो कई टाइप के होते हैं। यहाँ पर 3 टाइप की बात कर रहा तो मैं 3 ही आपको बताऊँगा, ठीक है? प्लास्टिड का एक टाइप है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा होता है एक पिगमेंट ग्रीन कलर का जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो प्लास्टिड्स का एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर होता है क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये प्लांट की आमतौर से लीव्स में होता है, स्टेम में भी होता है। अगर ग्रीन स्टेम है तो वहाँ पर ही होता है, लेकिन आमतौर से लीफ में होता है। फिर एक दूसरा प्लास्टिड है जिसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये येलो, रेड या ऑरेंज कलर का पिगमेंट स्टोर करता है। और ये कहाँ पर होता है? फ्रूट्स में होता है, या जो फ्लावर की पेटल्स हैं, पंखुड़ियाँ हैं, वहाँ पर होता है। फिर एक तीसरा प्लास्टिड है जिसको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये होता है कलरलेस। इसमें कोई कलर नहीं होता क्योंकि इसके अंदर कोई पिगमेंट ही नहीं है, कोई कलरफुल सब्सटेंस ही नहीं है जो कलर दे। तो मतलब ये खाली होते हैं, इसके अंदर चीज़ें हम रख सकते हैं। तो ये क्या करता है? फूड मटेरियल को स्टोर करता है। अब किस तरह का फूड मटेरियल ये स्टोर कर रहा है उसकी बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन होता है। जैसे पोटैटो के अंदर ये जो ल्यूकोप्लास्ट है वो स्टार्च को स्टोर करता है। अब वो ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च को स्टोर करते हैं उनका अलग से नाम होता है, लेकिन यहाँ पर नाम मेंशन नहीं है तो मैं भी आपको नहीं बताऊंगा। भाई जितनी इन्फॉर्मेशन दी बस उतना ही जानो, क्योंकि अगर डिटेल में जाएंगे तो देखो डिटेल का कोई एंड नहीं है। इसी तरह से कुछ ल्यूकोप्लास्ट ऐसे होते हैं जो कि ऑयल्स को स्टोर करते हैं, इनका भी अलग से नाम होता है। वहीं कुछ होते हैं जो प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं, इसको हम प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं, तो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये इतनी चीज़ हो गई प्लास्टिड के बारे में जो कि आपके बुक में दिया हुआ है। अब बात कर लेते हैं वैक्यूल्स की। ये क्या है? द ऑर्गेनल्स फॉर स्टोरेज एंड सपोर्ट। इनका काम है चीज़ों को स्टोर करना और सपोर्ट प्रोवाइड करना ताकि जो सेल का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे। अब आप कहोगे स्टोरेज के लिए तो अभी ल्यूकोप्लास्ट हमने देखा था, तो हाँ ल्यूकोप्लास्ट भी स्टोरेज के लिए काम आता है, वैक्यूल्स भी स्टोरेज करते हैं। डिपेंड करता है क्या स्टोर हो रहा है। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर जैसे आपको मैंने बताया स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ये स्टोर होता है। वैक्यूल्स के अंदर और भी चीज़ें स्टोर रहती हैं। प्लास्टिड सच एज क्लोरोप्लास्ट हेल्प प्लांट्स प्रोड्यूस फूड एंड टेम्परेरली स्टोर इट। अब प्लास्टिड जैसा कि क्लोरोप्लास्ट हो गया वो क्या करता है? प्लांट की हेल्प करता है फूड को प्रोड्यूस करने में और टेम्परेरी तौर पर उसको स्टोर भी करता है। अदर प्लास्टिड सच एज ल्यूकोप्लास्ट हेल्प इन स्टोरिंग फूड। वहीं दूसरे तरह के जो प्लास्टिड हैं वो मदद करते हैं फूड को स्टोर करने में। बट वेयर आर वाटर, मिनरल्स एंड वेस्ट मटीरियल स्टोर्ड इन सेल। लेकिन जो वाटर हो गया, मिनरल हो गया, इसके अलावा और भी जो वेस्ट मटीरियल है वो कहाँ स्टोर होता है? वाई डू प्लांट्स लुक विल्टेड व्हेन दे डू नॉट गेट इनफ वाटर। तो प्लांट विल्टेड यानी मुरझाए हुए से क्यों लगते हैं जब उनको अच्छे से पानी नहीं मिलता? तो इसका रीजन आपको नीचे दिया है। इन अ मैच्योर प्लांट सेल देयर इज यूजुअली वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सराउंडेड बाय अ सिंगल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो मैच्योर प्लांट सेल होता है यानी जो अच्छे से डेवलप हो चुका होता है उसमें आमतौर से एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है जो सराउंडेड होता है, मतलब घिरा होता है एक सिंगल सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से, मतलब एक ही मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर। द वैक्यूल इज फिल्ड विद अ वाटरी फ्लूइड कॉल्ड सेल सैप। अब ये जो वैक्यूल है इसके अंदर एक पानी जैसा फ्लूइड भरा होता है जिसको कहा जाता है सेल सैप। द वैक्यूल्स स्टोर वाटर, मिनरल्स, शुगर्स एंड वेस्ट मटीरियल। तो वैक्यूल ये सब स्टोर करते हैं। बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर द वैक्यूल हेल्प्स मेंटेन प्रेशर इनसाइड द सेल विच कीप्स अ प्लांट सेल फर्म। अब वैक्यूल्स क्या करते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर कर लेते हैं जिसकी वजह से सेल के अंदर का जो प्रेशर है वो मेंटेन रहता है और जो प्लांट सेल है वो फर्म रहता है, मतलब वो सिकुड़ता नहीं, दबता नहीं। मतलब ऐसे देखो जैसे ये हमारा सेल है, इसके अंदर मैं सिर्फ वैक्यूल को ही ड्रॉ करूँगा। तो ये जैसे वैक्यूल है, अब इसके अंदर वाटर भर जाएगा तो ये वाटर क्या करेगा? बाहर की तरफ एक प्रेशर लगाएगा
जिसकी वजह से जो सेल है वो दबने नहीं पाता, सिकुड़ने नहीं पाता। When a plant does not get enough water, the vacuole loses water, the cell become less firm and the plants get wilted. वही जब प्लांट को सही से पानी नहीं मिलता तो ये जो वैक्यूल है वाटर लूज कर देते हैं और फिर ये जो अच्छे से प्रेशर लगा पा रहे थे वो नहीं लग पाता और जो सेल है वो फर्म नहीं रह पाता, मतलब अपना प्रॉपर शेप मेंटेन नहीं कर पाता और वो सेल थोड़ा सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से जो प्लांट है हमको मुरझाया सा लगता है। इन एनिमल सेल्स वैक्यूल्स आर समटाइम्स प्रेजेंट। वही एनिमल सेल्स की बात कर लें तो वैक्यूल कभी कभी प्रेजेंट होते हैं, ऑल्दो दे आर नॉट एज लार्ज एज प्लांट वैक्यूल्स। तो स्टार्टिंग मैंने आपको दिखाया था ना कि प्लांट के अंदर तो काफ़ी बड़े वैक्यूल हैं, लेकिन एनिमल के अंदर बड़ा छोटा सा होता है, तो उतने बड़े नहीं होते जितना कि प्लांट के अंदर होते हैं। दे हेल्प इन द टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ मटीरियल्स, और अगर प्रेजेंट होते हैं तो इनका काम टेम्परेरी तौर पर मटीरियल को स्टोर करना होता है। पॉज एंड पॉन्डर, अब रुको ज़रा और सोचो। अभी से पहले हमने 3 क्वेश्चंस किए थे, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डू वाइट फ्लावर्स कंटेन एनी पिगमेंट, गिव रीजंस। क्या जो वाइट फ्लावर्स हैं वो कोई पिगमेंट कंटेन करते हैं? आपको रीज़न भी देना है। तो देखो, जो वाइट फ्लावर्स हैं उनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं होता, यानी कोई भी कलरफुल सब्सटेंस नहीं होता। आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो वाइट फ्लावर्स हैं उनके अंदर वाइट कलर का पिगमेंट होगा, इसीलिए वो वाइट दिख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि अगर कोई पिगमेंट नहीं है तो वाइट क्यों दिख रहा है, तब तो कलरलेस होना चाहिए। तो चलिए इसका रीज़न मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। अब जैसे ये एक ग्लास की शीट है, ऐसे समझ सकते हो जैसे विंडो है उसमें ग्लास लगा हुआ है, तो ग्लास के थ्रू जब देखते हो तो उसके आर पार आपको चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। क्यों दिखती हैं? इसलिए दिखती हैं क्योंकि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, इससे जब लाइट यहाँ पर आएगी तो ग्लास के पार निकल जा रही है और यहाँ पर हमारी आइज़ है, तो ये लाइट हमारी आंखों तक आ पा रही है, इसीलिए ग्लास के उस पार जो ऑब्जेक्ट है वो हमको दिख रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा मटेरियल हम यूज़ करें जिसके आर पार लाइट जा ही ना सके, तो उस केस में जब इस शीट पे लाइट पड़ेगी, अब यहाँ पर कोई और मटेरियल है जो कि ग्लास नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो लाइट इससे टकराएगी, टकरा के आंखों में आएगी। इसी तरह से लाइट पड़ेगी, आंखों में जाएगी, तो ये जो शीट है इसका जो कलर है वो हमको दिखेगा। अब इसके आर पार चीज़ें नहीं दिखेंगी, तो ये हमको कलरलेस नहीं दिखेगा, बल्कि इस शीट का जो कलर है वो हमको दिखेगा। इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे वुडन डोर है, लकड़ी के दरवाजे को जो आप देखते हो तो उसके पार नहीं दिखता, बल्कि जो डोर का डिज़ाइन, जो कलर भी होगा वो आपको दिखता है, क्योंकि लाइट उसके पार नहीं जा पा रही है, लाइट उस डोर पे टकरा के आपकी आंखों में आ रही है। अब वाइट फ्लावर के केस में क्या होता है, जब लाइट उस पर पड़ती है तो लाइट उसके पार नहीं जा पाती। अगर पार जाती तो वो फ्लावर आपको ट्रांसपेरेंट दिखते, बल्कि उन फ्लावर की जो पेटल्स है उस पर लाइट पड़ती है, टकराती है और रिफ्लेक्ट करके वापस आइज़ में चली जाती है। अब सारी ही वेवलेंथ की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करके आइज़ में चली जाती है, इसीलिए वो वाइट दिखता है। जब लाइट के वेव नेचर के बारे में स्टडी करोगे तो ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। अभी सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है कि कोई पिगमेंट नहीं होता, लाइट टकराती है, रिफ्लेक्ट करके आइज़ में चली आती है। तो इसके आंसर में आप लिख देना नो, वाइट फ्लावर्स डू नॉट कंटेन एनी पिगमेंट। तो पिगमेंट नहीं है तो वाइट क्यों दिखते हैं? तो लिख देना वाइट फ्लावर्स अपीयर वाइट बिकॉज दे रिफ्लेक्ट ऑल लाइट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कलर्ड पिगमेंट्स। सारी लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर देते हैं। दे आर नॉट कलरलेस बिकॉज दे डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू। कलरलेस क्यों नहीं दिखते? क्योंकि लाइट को पास नहीं होने देते। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ प्लांट और एनिमल सेल यूजिंग दीज क्लूज। तो आपको वेल लेबल्ड स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है प्लांट का या एनिमल सेल का। ये क्लूज आपको दिए इसका यूज करके। जैसे फर्स्ट है न्यूक्लियस अपीयर्स एज अ डार्क एंड राउंड बॉडी इनसाइड द सेल। सेकेंड है ER स्प्रेड्स लाइक ए नेटवर्क ऑफ एक्सटेंडेड न्यूक्लियर एनवेलप। थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर रॉड शेप्ड। तो जो भी आप डायग्राम बनाओ प्लांट या एनिमल सेल का, उसमें ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है। आप रिफर कर सकते हो फिगर 2.10 को। मतलब वैसे तो और भी पार्ट्स होते हैं, लेकिन सारे आपको नहीं शो करने, जो यहाँ मेंशन है वही आपको शो करना है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हो प्लांट सेल का एक डायग्राम है, जो चीज़ें इसमें मेंशनड है वो वही सिर्फ इसमें ड्रॉ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी। इन 2010 साइंटिस्ट जे क्रेग वेंटर एंड हिज टीम मेड एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी। तो 2010 में एक साइंटिस्ट थे जे क्रेग वेंटर और उनकी टीम ने एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी की थी। किस चीज़ में? सिंथेटिक बायोलॉजी में, यानी ऐसी बायोलॉजिकल चीज़ें जो सिंथेटिक हों, यानी उसको लैब में बनाया गया हो, ह्यूमंस ने प्रिपेयर किया हो। दे फर्स्ट स्टडीड द कंप्लीट DNA सीक्वेंस ऑफ अ सिंपल बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरियम लिया जिसका नाम था माइकोप्लाज्मा माइकोइड, उसके कंप्लीट DNA सीक्वेंस को स्टडी किया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का यूज़ करके कि इसका जो DNA है वो कैसे बना है, क्या पूरा स्ट्रक्चर है।
देन दे केमिकली सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस डीएनए। एक बार जब डीएनए की स्टडी कर लिया कि हाँ इस बैक्टीरियम में ऐसा डीएनए है, ये पूरा सीक्वेंस है, तो लैब में उसकी एग्जैक्ट कॉपी सिंथेसाइज कर ली, यानी बना ली आर्टिफिशियल तरह से। नेक्स्ट दे टुक अनदर क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरियम एंड रिमूव इट्स डीएनए बट कीप द रेस्ट ऑफ द सेल सच एज द साइटोप्लाज्म एंड द सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट। फिर क्या किया, उसी जैसा, मतलब एग्जैक्ट वही वाला बैक्टीरिया नहीं बल्कि उसी के सिमिलर एक दूसरा बैक्टीरियम लिया, उसका डीएनए रिमूव किया, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही थी, साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन सब वही था, सिर्फ डीएनए उसका रिमूव कर दिया दूसरे वाले बैक्टीरियम का। दे इंसर्टेड द सिंथेटिक डीएनए इनटू दिस सेल, और जो सिंथेटिक डीएनए उन्होंने बनाया था माइकोप्लाज्मा माइकोइड के डीएनए को स्टडी करके, वो वाला इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। आफ्टर दिस द सेल स्टार्टेड टू ग्रो एंड डिवाइड फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द न्यूली इंसर्टेड सिंथेटिक डीएनए। फिर क्या हुआ, वो जो सेल था जिसके अंदर सिंथेटिक डीएनए डाला गया था उसका ओरिजिनल वाला निकाल के, वो ग्रो करने लगा, डिवाइड करने लगा, मतलब जो नया वाला डीएनए था ना उसके इंस्ट्रक्शन को वो फॉलो करने लगा। दिस एक्सपेरिमेंट शोड दैट डीएनए कंट्रोल्स द स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज ऑफ अ सेल। इस एक्सपेरिमेंट से ये शो हो गया कि जो डीएनए है ना वो सेल के स्ट्रक्चर को और उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। यानी देखो क्या हुआ था, थोड़ा शॉर्ट में एक बार फिर से बताता हूँ। जैसे ये एक बैक्टीरियम है माइकोप्लाज्मा माइकोइड, अब इसके अंदर डीएनए होगा, तो इन्होंने क्या किया, इस डीएनए की स्टडी की और उसी का एग्जैक्ट कॉपी बना लिया, कॉपी डीएनए। फिर इसी से मिलता जुलता एक दूसरे तरह का बैक्टीरिया लिया, इस बैक्टीरिया में भी कुछ डीएनए होगा, लेकिन इस डीएनए को उन्होंने रिमूव कर दिया, हटा दिया, और ये कॉपी वाला इसके अंदर डाल दिया, बाकी सारी चीज़ें वही थी। तो ये वाला जो बैक्टीरियम है ये इस माइकोप्लाज्मा माइकोइड की तरह बिहेव करने लगा, मतलब उसी जैसा स्ट्रक्चर उसका बनने लगा, उसी तरह ये फंक्शन परफॉर्म करने लगा। तो यहाँ से ये बात समझ में आई कि सेल का जो स्ट्रक्चर है और उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है, डीएनए करता है। दूसरा डीएनए उसके अंदर डाल दिया तो उसका स्ट्रक्चर बदल गया, उसके काम करने का जो तरीका है, जो एक्टिविटी वो कर रहा था वो चेंज हो गई, सारी वही एक्टिविटी करने लगा जो माइकोप्लाज्मा माइकोइड करता था, मतलब उसी जैसा स्ट्रक्चर भी बन गया, वही एक्टिविटी भी करने लगा। हाउएवर साइंटिस्ट डिड नॉट क्रिएट अ कंप्लीटली न्यू सेल फ्रॉम स्क्रैच। अब हालांकि साइंटिस्ट ने कंप्लीटली न्यू सेल को अभी तक क्रिएट नहीं किया, मतलब एकदम स्टार्टिंग से सब कुछ खुद से बनाया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओनली द डीएनए वॉज सिंथेटिक, सिर्फ डीएनए जो है वो बनाया गया है, वो सिंथेटिक था, वो लैब में बना था, पूरा का पूरा सेल नहीं। द अदर पार्ट्स ऑफ सेल वर टेकन फ्रॉम एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिविंग सेल। जो दूसरे पार्ट है वो ऑलरेडी जो लिविंग सेल है उससे लिया जाता है, मतलब जैसे दूसरे बैक्टीरिया में डाला ना तो उसका सारी चीज़ें वही थी, बस डीएनए को चेंज किया। तो यहाँ कर ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। और स्पेशली क्लास 9 के लिए जो मैंने व्हाट्सएप चैनल बना है उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लो, वहाँ पर वीडियो के अपडेट, जो नोट्स वगैरह हैं, इसके अलावा और भी जो स्टडी मटेरियल है वो वहीं पर आपको मिलेगा। और एक नया चैनल भी मैंने बनाया है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।